हेलो एवरीवन, गुड इवनिंंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे 27 अक्टूबर 2024 को जो आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम है। उसी कड़ी में मैं टेस्ट सीरीज आपको कंटिन्यू करा रहा हूँ। इधर भी 2-3 दिन का गैप हो जा रहा है किसी किसी टेस्ट पेपर में, तो कोई नहीं, लगातार आप लोगों को टेस्ट पेपर कराए जा रहे हैं। जो 14 टेस्ट पेपर हो चुके हैं, कम से कम उन्हें रिवीजन करिए। और आज हम लोग टेस्ट नंबर 15 करेंगे, जिसमें आपको मार्च 2024 की करंट अफेयर्स भी मिलेगी। इससे पहले मैंने जनवरी 2024, फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स के पूरे टेस्ट पेपर कंप्लीट करा दिए। और ये हम लोग टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे ध्येय आईएएस पब्लिकेशन के, जो ध्येय आईएएस की कोचिंग है, जो कि बहुत ही अच्छे टेस्ट पेपर इनके होते हैं यूपीपीसीएस के लिए और आरओ के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना। दोस्तों के साथ भी शेयर करना, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह जहां भी आप सोशल प्लेटफॉर्म यूज करते हो। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और वीडियो के नीचे दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाती है, और डिस्कशन ग्रुप में आपकी कोई भी क्वेरीज होती है तो उसका भी समाधान वहां पे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 दिया हुआ है। ऐच्छिक प्रतिक्रियाएं किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए होती हैं और इनकी प्रेरणा प्रमस्तिष्क नियंत्रण केंद्र से निर्गमित होती है। अब पहले प्रमस्तिष्क आपको हिंदी में तो नहीं पता होगा, लेकिन आपको इंग्लिश में जरूर पता होगा, जिसको कहा जाता है सेरेब्रम। सेरेब्रम नहीं बात कर रहा हूं मैं कर रहा हूं सेरेब्रम की बात। तो ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती है? जब हम अपनी इच्छा अनुसार कोई क्रियाएं करते हैं, जैसे कहीं पर चलना है, पैर को मोड़ना है, कोहनी को मोड़ना है, या कहीं लेटना है, तो ये हमारी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, यानी हमारे ऊपर कि हमें कौन सी क्रिया कब करनी है। और इसको कंट्रोल करने के लिए सेरेब्रम जिम्मेदार होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा है अनैच्छिक क्रियाएं जो अपने आप होती रहती हैं और अचेतन प्रतिक्रिया हैं, इनका नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में होता है। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे अनैच्छिक क्रियाओं की बात करें, जैसे ब्लड आपके बॉडी में पूरा सर्कुलेट हो रहा है, हार्ट आपका पंपिंग कर रहा है, आपकी आईब्रोज होती है, जो आंखों की पुतलियां होती हैं, वो भी एक समय पे, निश्चित समय पे बंद होती है, खुलती है, बंद होती है, खुलती है। तो ऐसी बहुत सारी आपके बॉडी ऑर्गन्स की ऐच्छिक मतलब अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जिन्हें आप चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे आपने अगर चाहा कि हार्ट के हम रोक लें, हार्ट को या श्वास को रोक लें, तो आपकी मृत्यु हो सकती है। तो ये आपके वश में नहीं होता है, ये हाइपोथैलेमस के सेंट्रल में होता है। तो ये भी दूसरा सही है। यहाँ पर सही पूछ रहा है तो पहला और दूसरा दोनों ही सही हो गया। इसी तरीके से हम हर एक क्वेश्चन का पिछले भी टेस्ट पेपर में पूरा डिटेल से एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करते हैं, और इसमें भी उसी तरीके से करेंगे। जहां पर डायरेक्टली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, वहां पे कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती, बस आपको समझना है और आगे चलना है। प्रश्न है, मानव के प्रत्येक नेत्र के बाहरी कोण के निकट 3 प्रकार की अश्रु या लैक्राइमल ग्रंथियां होती हैं, जिनसे स्रावित जल सदृश तरल पलकों, कार्निया और इसके ऊपर की कंजक्टिवा को नम बनाए रखते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, कभी कभी हमारी आंखें ड्राई हो जाती है, बहुत ज्यादा जो है कि मोबाइल वगैरह या डिजिटल टैबलेट यूज करते हैं, या धूप में बहुत ज्यादा रहते हैं, तो हमारी आंखों में जो गीला पानी होता है, जिसे हम आंसू भी कहते हैं, तो थोड़ा होना जरूरी है, ताकि नमी बनी रहे हमारी आंखों में। अदरवाइज वो हमारी आंखें जब ड्राई हो जाएंगी तो हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, आंखों में जलन होगी, और इसकी वजह से आंखों में जलन भी होगी। और इसी की सफाई करती रहती है ये जो हमारा वाटर होता है, इस तरीके से कहें कि जो अश्रु ग्रंथियां होती है, वहां से निकलता है जल। और यह ग्रंथियां जन्म के कितने बाद या कितने महीने बाद मानव शिशु में सक्रिय हो जाती हैं? तो सामान्यतः जब बच्चा पैदा होता है तो उसके 4 महीने तक ये ग्रंथियां काम नहीं करती, क्योंकि तब तक उसकी जो पैदा होने के साथ जो वाटर रहता है उसकी आंखों में, वो उसको ड्राई नहीं होने देता। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में जो है कि वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा होता है, तो उसकी आंखें ड्राई होने लगती हैं। इसीलिए लगभग 4 महीने के आसपास ये शुरू हो जाता है। तो 4 महीने पे ये अश्रु ग्रंथियों से आपकी क्या होती है, स्रावित जल निकलने लगता है। अगला प्रश्न यहाँ पे विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं, जैसे विटामिन B2, जिसको साइंटिफिक नाम में राइबोफ्लेविन कहा जाता है। कई बार होता है कि आपको ये भी मिलान करने को आता है कि विटामिन B2, B6, B5, B10 या विटामिन A, विटामिन D, विटामिन K, इनके साइंटिफिक नाम भी पूछे जाते हैं, तो याद कर लेना आप लोग इसे भी। B2 का जैसे राइबोफ्लेविन की बात करेंगे तो इससे आपको एक रोग होता है जिसको हम लोग कहते हैं किलोसिस। क्या रोग होता है? किलोसिस। B6 जिसको हम लोग पायरिडॉक्सिन कहते हैं, पायरिडॉक्सिन के माध्यम से आपको चर्म रोग होने की संभावना होती है। अगर हम बायोटीन की बात करें, यानी कि विटामिन H, इसकी कमी से आपको बालों के झड़ने की समस्या देखने को मिलेगी। और विटामिन B9 जिसको हम लोग फॉलिक एसिड कहते हैं, इसके ग्रुप्स की वजह से आपके शरीर की जो वृद्धि होगी वो कुंठित वृद्धि होगी, यानी कि रुक रुक के वृद्धि होगी। और इस तरीके से आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम लोग देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक उपचयन और अपचयन की क्रिया होती है। उपचयन और अपचयन को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? अगर देखते हैं तो उपचयन का मतलब होता है दोस्तों ऑक्सीडेशन की क्रिया करना। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और अपचयन का मतलब होता है रेडिएशन की क्रिया करना, वो सॉरी रिडक्शन की क्रिया करना। क्या कहेंगे उसे हम?
रिडक्शन, REDUCTION। तो ये दोनों क्रियाएं होती हैं प्रकाश संश्लेषण में। इस क्रिया में जल के अणुओं का तो होता है ऑक्सीडाइजेशन, क्योंकि ऑक्सीडाइजेशन मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करना, और जल में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं का क्या होता है, अपचयन होता है, यानी कि रिडक्शन होता है, वो टूटते हैं। और इस क्रिया में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट में संचित होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि लाइट एनर्जी आपके बायोमास एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, या रेडिएशन एनर्जी आपके बायोमास, या फिर स्टार्च जिसे हम भोजन कहते हैं पेड़ पौधों का, या कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हो। तो बिल्कुल सही बात है, ये सारी चीजें यहाँ पे सही है, अर्थात ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट सही है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न, भूमिगत तने का प्रकार और उसके उदाहरण। जैसे हम बहुत सारे फल वगैरह खाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हम उसका कंदमूल खा रहे हैं, या हम जो है कि उसकी सल्क खा रहे हैं, छिलके खा रहे हैं, या उसके तने खा रहे हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, जैसे अगर मैं कंद की बात करूं, एक ऐसा तना जो सामान्यतः मिट्टी के अंदर होता है, इसी को हम कहते हैं आलू। आप देखोगे आलू की खेती अगर करोगे तो आलू की जो जड़ें होती हैं वहीं पे आलू लगे रहते हैं, जो कि तने होते हैं, जड़ के बाद तना आता है, उसके बाद पत्तियां आती हैं। तो सामान्यतः आलू की खेती अगर आपने की होगी या देखी होगी, तो उसकी जो मिट्टी के बाहर जितना भी हरा वनस्पति दिखता है वो सारा का सारा उसका पत्तियों का भाग होता है, उसमें तना नहीं होता, क्योंकि तना मिट्टी के अंदर होता है, जो कि आलू के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी आलू को हम लोग खाते हैं। तो ये हो जाता है आपका कंद। अगर हम बात करें सल्क कंद, अब शल्क की अगर मैं बात करूं तो सल्क का मतलब होता है एक ऐसा कवर या एक ऐसी छाल जिसका हम प्रयोग करते हैं। जिस तरीके से आप देखोगे प्याज हो गया, प्याज को आप छीलते जाओ, छीलते जाओ, छीलते जाओ, क्या निकलेगा, केवल छिलका ही होगा, लेकिन अंदर उस प्याज के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से लहसुन भी हो जाता है। तो इन सभी चीजों का जो सेवन करते हैं इसको हम सल्क कंद कहते हैं। घन कंद की बात करेंगे, घन कंद में होता है जैसे बंडा हो गया जो जमीन के नीचे होता है, अरवी हो गई जो अरवी की आप सब्जी खाते हो, या फिर कभी कभी आपने जिमीकंद सुना होगा, या इसको हम लोग कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में जो है कि जिसे हम लोग सूरन भी कहते हैं। दिवाली के पर्व पे बहुत सारे परिवारों में सूरन की सब्जी को बनाना शुभ माना जाता है, तो उसे कहते हैं। और इसी तरीके से आप केसर भी इसमें यूज कर सकते हो। अगर आप देखोगे प्रकंद की बात करोगे तो प्रकंद में भी आप खाते हो हल्दी, अदरक, फर्न। अब एक बात गौर से आपने किया, ये जो कंद जितने भी वर्ड आ रहे हैं ना, ये कंद, ये सभी कहीं ना कहीं तने हैं, लेकिन इनके स्वरूप अलग अलग हैं, तो इसीलिए ये मिलान करने के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, दूरी को प्रदर्शित करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है क्या? तो यहाँ पे देखो, दिशा और परिमाण जहां कहीं भी जरूरत पड़ती है उसे तो हम कहते हैं सदिश राशि। लेकिन दोस्तों डिस्टेंस कभी भी सदिश राशि में नहीं आती है, अदिश राशि होती है। जब भी आपसे पूछा जाता है कि आप कितने किलोमीटर दूरी तय करके आए हो, तो आप कहते हो कि सर मैं आपके घर 20 किलोमीटर की दूरी तय करके आया, या फिर मैं आप अपने डेस्टिनेशन या एग्जाम सेंटर पे लगभग 200 किलोमीटर दूर गया। आप ये नहीं कहते हो कि 200 किलोमीटर में नॉर्थ गया, या 200 किलोमीटर में साउथ गया, या 20 किलोमीटर में उत्तर आया। ये जनरली नहीं बोला जाता, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, केवल इसमें परिमाण की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए दूरी आपकी अदिश राशि होती है। दूरी एक अदिश राशि है, बिल्कुल सही बात है। तो केवल दूसरा ही सही होगा, पहला वाला यहाँ पे स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग समान होता है तो उसे क्षैतिज के किस कोण पर फेंकने से वह वस्तु अधिकतम दूरी तय करेगी? आपने नॉर्मली मैथ अगर पढ़ी होगी 10 तक भी, तो वहां पे पढ़ा होगा कि अगर किसी वस्तु को आपको बहुत लंबी दूरी तक फेंकना है तो आपको 45 डिग्री एंगल यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे खड़े हो और अगर आप इस 45 डिग्री के एंगल को यूज करते हो तो मैक्सिमम दूरी इससे गेन कर सकते हो। इसी तरीके से आप इसको इस तरीके से लंबी दूरी तक फेंक सकते हो। तो हमारे जो भारतीय मिसाइलें या प्रक्षेपास्त्र बनते हैं, या जो धनुष बाण की पहले आप रामायण महाभारत में कहानी देखते होगे, तो 45 डिग्री को यूज करते हुए फेंका जाता है। तो यहां पर सबसे अधिक दूरी तय करने के लिए आपको क्या करना होगा? 45 डिग्री एंगल पर फेंकना होगा किसी भी वस्तु को। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम देखते हैं, यहां पर किसी अंतरिक्ष यान में यानी सैटेलाइट में यात्रा कर रहा व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करता है। बिल्कुल, उसे लगता ही नहीं है कि मेरा वजन 50-60 किलो भी होगा या नहीं होगा। वो एक तरीके से ऐसा महसूस करता है कि वो जीरो वेट का हो गया है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यान की सतह द्वारा यात्री पर कोई प्रतिक्रिया बल नहीं लगाया जाता है। अगर मान लो जिस सतह पर आप रहते हो, आपको वजन कब महसूस होता है? आप जिस भी सतह पर रहते हो या जिस भी सतह पर आप खड़े होते हो, अपना वजन तय करते हो, उसके द्वारा एक रिएक्शन बल लगाया जाता है, यानी कि प्रतिक्रिया बल लगाया जाता है, जिससे वो आपके बल को मेजर कर पाती है। एग्जाम्पल, जैसे आप पृथ्वी पे चल रहे हो और पृथ्वी पर क्या हो रहा है, आप पृथ्वी पर बल लगा रहे हो ऊपर से,
खड़े होके या बैठ के, और नीचे से पृथ्वी आपको क्या कर रही है, रिएक्शन बल लगा रही है, रिएक्शन फोर्स अर्थात एक्शन रिएक्शन। तो यहां पर आपको पृथ्वी पर बल महसूस होता है। अगर आप वेटिंग मशीन पे खड़े होते हो किसी वेट करने के लिए, तो वहां पर भी आप उस मशीन के ऊपर बल लगा रहे होते हो और मशीन आपके ऊपर प्रतिक्रिया बल लगाती है, इसलिए आपको बल का महसूस होता है कि भाई मेरा वजन 50-60 किलो है। लेकिन अगर आप जब सैटेलाइट में जाते हो, अंतरिक्ष यान में, तो लेकिन यान की सतह जो होती है, आंतरिक सतह, उससे कोई बल नहीं लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यान खुद जो है कि अंतरिक्ष में होता है, और अंतरिक्ष में क्या होता है, सामान्यतः निर्वात की स्थिति होती है, तो वहां पे कोई बल है ही नहीं, एटमॉस्फेयर है ही नहीं जो आपके खिलाफ क्या करेगा, एक प्रतिक्रिया बल लगाए। इसी वजह से आपको क्या महसूस होता है, भारहीनता महसूस होती है। इसीलिए ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो एग्जाम्पल मैंने बता दिया, अब आपको अप्लाइड प्रश्न जो आते हैं फिजिक्स में, वो चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब यहां पे अगला प्रश्न देखोगे, ब्रोमीन एक ऐसा अधात्विक तत्व है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। बिल्कुल, अगर अधात्विक तत्वों की अगर मैं विशेषता बात करूं, तो ये अधात्विक जो तत्व होते हैं वो दो ही अवस्था में हो सकते हैं, या तो ठोस अवस्था में होते हैं या फिर वो गैस अवस्था में होते हैं। लेकिन एक अपवाद के तौर पे ब्रोमीन एकमात्र ऐसा तत्व है जो द्रव अवस्था में भी आपको सामान्य तापमान पर मिल जाएगा। सामान्य तापमान का मतलब जो आपके एटमॉस्फेयर का तापमान है, घर का तापमान है, कमरे का तापमान है, तो यहाँ पे ब्रोमीन आपको लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलेगी। लेकिन इसको ध्यान रखना कि जो अधात्विक तत्व होते हैं वो ठोस और द्रव में ही होते हैं, केवल ब्रोमीन एक ऐसा अपवाद है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट सही। और लिथियम की बात करेंगे, क्या यह सबसे हल्की धातु है? तो बिल्कुल, लिथियम आपकी जो बैटरी वगैरह में यूज होती है, मोबाइल में, लैपटॉप में, चार्जर में, तो ये सबसे हल्की धातु होती है। इसका मतलब यहाँ पे दोनों ही सही है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का एक प्रश्न आ गया है, क्योंकि हम लोग फुल टेस्ट कर रहे हैं जिसमें सभी क्वेश्चन मिक्स हैं। यहां पर देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी के संबंध में पूछा जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस जी ने 1938 ईस्वी में 43 वर्ष की अवस्था में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। देखो यहाँ पे कहीं कहीं डार्क दिख रहा होगा, क्योंकि ये डीएससी का लोगो है जो ध्येय स्टडी सर्किल का है, तो इसको हम ब्लर नहीं कर सकते थे, तो फिर भी मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं और आपको विजुअल क्लियर हो रहा होगा। अपने यूट्यूब की सेटिंग में जाके क्वालिटी इंप्रूव कर लीजिए, लगभग 480 या 720 पिक्सल पे देखोगे तो क्लियर दिखेगा। तो यहाँ पे 43 ईयर्स की एज में नहीं थे दोस्तों, वो 41 वर्ष की अवस्था में थे, तभी उन्होंने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। अब आप कहोगे सर ये हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर आपको याद होगी तो पता होना चाहिए कि वो लगभग जो है कि 1897 में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? 1897 में। और अगर आप 38 साल इधर और 3 साल उधर जोड़ दोगे तो 41 साल की एज हो गई होगी, तभी तो वो बने वहां पे। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, तो ये पहला वाला गलत हो गया। सुभाष चंद्र बोस जी ने मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, यह भी सही है। इस संगठन का उद्देश्य था कि कांग्रेस को लोकतंत्रवादी तथा आमूल परिवर्तनशील वाली बनाना था, ताकि वह जनता की स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा को प्रकट कर सके। तो दूसरा और तीसरा सही है, लेकिन अभी आगे नहीं बढ़ना है, हमें थोड़ा सा जो स्टोरी को रिवाइज करना है। जैसे हरिपुरा अधिवेशन की बात करेंगे तो ये गुजरात में विजयी हुए थे और वहां पे इन्होंने अध्यक्ष पद को संभाला, पूरे 1 साल तक कार्यकाल किया। लेकिन जब 1939 में दोबारा त्रिपुरी, जो कि एमपी के अंतर्गत एक क्षेत्र आता है जबलपुर के नजदीक, वहां पर जब अधिवेशन के लिए दोबारा अध्यक्ष का नॉमिनेशन हुआ तो पट्टाभी सीतारामैया एक कैंडिडेट थे जो कि गांधी जी के द्वारा स्पॉन्सर्ड थे, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया को मिले सदस्यता। लेकिन कांग्रेस के मैक्सिमम सदस्यों ने सुभाष चंद्र बोस को विजयी किया, उन्होंने उनको वोट देके विजयी घोषित कर दिया। और इससे महात्मा गांधी जी बड़े आहत हुए कि मेरा कैंडिडेट हार गया, यानी महात्मा गांधी जी हार गए। और इस वजह से फिर महात्मा गांधी जी को खुश करने के लिए यह कहा गया कि चलो कोई नहीं, कांग्रेस की जो कार्यकारिणी समिति होगी उसमें अध्यक्ष भले सुभाष चंद्र बोस जी रहेंगे, लेकिन और जो अदर्स मेंबर्स का सिलेक्शन करेंगे वो आप कर लेना। तो गांधी जी तो एग्री हो गए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी नाराज नहीं हुए, बल्कि उन्होंने सम्मान में, गांधी जी के सम्मान में, कि अगर मेरे किसी कृत्य की वजह से गांधी जी को चोट पहुंची है तो मैं तुरंत त्रिपुरी अधिवेशन से अध्यक्षता पद छोड़ देता हूं। और उन्होंने ऐसा ही किया, छोड़ भी दिया, और फिर उसके बाद एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अब यहां पे एक और प्रश्न बनता है कि ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन से जब सुभाष चंद्र बोस जी हट गए तो कौन उस समय अध्यक्ष बनता है? तो उस समय अध्यक्ष बनते हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड भी सही है, और क्यों सही थे उसके रीजन भी बता दिए, तो दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग, हंटर शिक्षा आयोग। देखो, एक हंटर कमीशन बैठा था जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच कर रहा था 1990 में, लेकिन एक हंटर आयोग शिक्षा आयोग के नाम से था, जिसका गठन 1882 में किया गया था, 1882 में। और किसकी अध्यक्षता में? W हंटर की अध्यक्षता में था, इसीलिए इसका नाम हंटर कमीशन रखा गया।
अब यहाँ पे इस आयोग के गठन का कारण यह भी था कि इंग्लैंड में पादरी लोग यह प्रचार कर रहे थे कि भारत में शिक्षा चार्ल्स वुड के पत्र के प्रस्ताव के अनुसार नहीं है। जो यहाँ से पादरी वगैरह आते थे घूमने फिरने, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने, फिर जब वो वापस इंग्लैंड जाते थे तो उन्होंने ये बताया कि भारत में चार्ल्स वुड के पत्र के अनुसार शिक्षा व्यवस्था नहीं चल रही है। अच्छा, चार्ल्स वुड ने क्या कहा था हायर एजुकेशन में आपको अंग्रेजी मीडियम में जो है कि शिक्षा देनी है, किसमें, अंग्रेजी मीडियम में, और वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा देनी है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा देखने को मिला कि यहाँ पे हिंदी मीडियम या मातृभाषा में भी शिक्षा दी जाने लगी, तो इसी वजह को प्रसार कर रहे थे। अच्छा, चार्ल्स वुड कब आया था? 1854 में आया था ये एक्ट, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, और इसके तहत 1857 में 3 प्रेसिडेंसियों में विश्वविद्यालय खोले गए। बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसियों में 3 नए विश्वविद्यालय खोले गए थे। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही हो गया। दूसरा है, इस आयोग को केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करनी थी। बिल्कुल, हायर एजुकेशन से इसका कोई मतलब नहीं था, यह भी सही है। और इस आयोग ने अपने सुझाव में कहा कि प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में होनी चाहिए और उपयोगी विषयों में दी जानी चाहिए, जो भारत की लोकल जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के हिसाब से, यह भी सही है। प्राथमिक पाठशालाओं का नियंत्रण नव संस्थापित जिला और नगर बोर्ड को दे दिया गया था, जो प्राइमरी एजुकेशन की होती है, तो यह भी सही है। तो 1 2 3 4 चारों ही स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के संबंध में कूट के माध्यम से सत्य कथन चुनिए। पहला अधिवेशन कब हुआ था आपको पता है? 1885 में हुआ था। यह अधिवेशन बंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। पहला बिल्कुल सही है, ठीक है। हालांकि इसको पहले कहाँ होना था? पुणे में होना था, लेकिन वहां प्लेग वगैरह फैल गया तो छोड़ दिया गया, तो पहला सही हो गया। इसी समय दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया, जबकि पहले क्या नाम रखा गया था? भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से रखा गया था, लेकिन बाद में इसको कांग्रेस लगा दिया गया, तो यहाँ पर यह भी सही है। अच्छा, कांग्रेस वर्ड का मतलब आप लोग जानते हैं, और ये कहां से वर्ड आया? कांग्रेस का मतलब होता है एक तरीके से एकता, यानी यूनिटी, और ये जो शब्द आया था ये आपके अमेरिकी संसद को जो कांग्रेस कहा जाता है वहां से लिया गया था, ठीक है। इसका ये मुख्य अर्थ था। फिर इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, जिसमें से सबसे अधिक मुंबई प्रेसिडेंसी से 39 लोग शामिल हुए थे। क्या? तो ऐसा नहीं है, मुंबई प्रेसिडेंसी से लोग शामिल तो हुए थे सबसे अधिक, लेकिन वहां से केवल 38 लोग शामिल हुए थे। जबकि अगर हम मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करेंगे तो यहां से 21 लोग शामिल हुए। बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो यहां से 3 लोग शामिल हुए। यूपी से, जो संयुक्त प्रांत हमारा यूपी है, यहां से 7 लोग शामिल हुए। पंजाब से आपके यहां से भी 3 लोग शामिल हो गए। तो ये अलग अलग जो है कि श्रेणियां थी। जो पहले मीटिंग्स हुई तो 72 लोग यहां से आए। 38 कहां से? मुंबई प्रेसिडेंट सर्वाधिक, मद्रास से 21, बंगाल से 3, यूपी संयुक्त प्रांत से 7 और पंजाब से 3। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। पहले यह अधिवेशन पुणे में होने वाला था, किंतु वहां प्लेग फैलने के कारण इसका स्थान बदलकर मुंबई कर दिया गया, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, यही मैंने आपको बताया था अभी। तो 1 2 4 आपका सही है, अर्थात बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान हर्षवर्धन के राज दरबार से संबंधित हैं? तो अगर आप गौर करोगे तो चारों ही विद्वान हर्षवर्धन के दरबार में बैठते थे। आपने बाणभट्ट, मयूर, जयसेन, हरिदत्त, इनमें से हो सकता है कि आपने बाणभट्ट का नाम सुना होगा हर्षचरित रचना के लिए, लेकिन बाकी तीनों जो लेखक मैं बता रहा हूं ये भी हर्षवर्धन के दरबार में ही रहते थे। अगर इनकी हम रचना की बात कर लेते हैं तो बाणभट्ट की जो सबसे प्रसिद्ध रचना है, 2 रचनाएं हैं। एक तो इन्होंने हर्ष के जीवन पर लिखी थी जिसको हर्षचरित कहते हैं, और दूसरी इन्होंने कादंबरी नाम की रचना लिखी थी, कादंबरी नाम की भी रचना लिखी थी। अगर हम मयूर की बात करते हैं तो इन्होंने अपने नाम के साथ ही मयूर शतक करके एक रचना लिखी थी। कहीं कहीं इनको सूर्य शतक भी कह दिया जाता है। मयूर शतक कह दीजिए चाहे सूर्य शतक कह दीजिए। अगर हम हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन ने स्वयं अपने स्तर से खुद जो है कि 3 रचनाएं लिखी थी, जिसमें एक आपका रहेगा नागानंद, ठीक है। क्या रहेगा दोस्तों? नागानंद हो जाएगा एक आपकी रचना। दूसरी आपकी इन्होंने रत्नावली लिखी थी, और तीसरी इन्होंने प्रियदर्शिका लिखी थी। क्या लिखी थी? प्रियदर्शिका लिखी थी, ठीक है। जबकि ऑप्शन में आपको हर्षचरित भी दे देता है, तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हर्षवर्धन ने अपनी जीवनी खुद हर्षचरित के नाम से लिखी थी, लेकिन ये गलत है, बाणभट्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 तीनों ही सही हो जाएंगे, चारों। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर।
तो यहां पर अगर आप देखोगे कि कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन के संबंध में वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन से इनकार कर दिया था। देखो यहां पर अगर आप कहोगे कि कैबिनेट मिशन ने सही किया था कि नहीं, बिल्कुल सही कहा था। उन्होंने कहा था कि संविधान सभा का जो गठन है ना, वो वयस्क मताधिकार पे आधारित नहीं होना चाहिए। अब इसके पीछे रीजन क्या था? क्या वो वयस्क मताधिकार को व्यवस्था को लागू नहीं करना चाहते थे? ऐसी बात नहीं है, वो चाहते थे कि वयस्क मताधिकार लागू किया जाए, परंतु आजादी इतनी तेज बढ़ रही थी कि हमें जल्दी से जल्दी आजाद किया जाए और एक संविधान सभा का गठन किया जाए। तो भारत के लोगों के पास उस समय तक धैर्य समाप्त हो चुका था, क्योंकि वो एक लंबी परीक्षा से गुजर रहे थे, लगभग 50-100 सालों से जो है कि संघर्ष कर रहे थे। तो कैबिनेट मिशन को लगा कि अगर हम वयस्क व्यवस्था करेंगे ना, वयस्क मताधिकार की, तो पहले हमें वोटर लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से संविधान सभा का निर्वाचन ही बहुत विलंब हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में जब निर्वाचन विलंब हो जाएगा तो संविधान सभा जब संविधान कितने सालों में बनाएगी और कितने साल में आजादी होगी, तो शायद फिर 4-5 साल और आजादी में लेट हो जाते। इट मींस कि 1950 भी क्रॉस कर सकता था, लेकिन हमें 1947 में आजादी मिल गई। तो इसलिए कैबिनेट मिशन यहां पे वयस्क मताधिकार लागू करना चाहता था, परंतु समय की डिमांड ऐसी थी कि जल्दी से जल्दी संविधान सभा बना दो। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जो ब्रिटिश प्रांत हैं या फिर देसी रियासतें यहीं से मनोनीत करवा लिया जाए, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से रहेंगे। इसीलिए इन्होंने व्यवस्था लागू नहीं करना चाहता था। यह स्टेटमेंट गलत है, ठीक। तो केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। और क्यों गलत है इसके पीछे का रीजन भी मैंने बता दिया। अगले प्रश्न को देखेंगे, भू राजस्व की महालवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, भू राजस्व की जो महालवाड़ी व्यवस्था है सबसे लास्ट में लाई गई थी, ठीक है। पहले थी आपकी जमींदारी व्यवस्था, फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था, फिर महालवाड़ी व्यवस्था। इसका जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है, तो ये बात सही है। दूसरा, मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन ने इस व्यवस्था को तरीके से लागू किया, मतलब सुव्यवस्थित रूप से, यह भी सही है। इस व्यवस्था में सरकार का कृषकों से सीधा संपर्क स्थापित हुआ नहीं दोस्तों, क्योंकि अगर हम बात करेंगे किसानों से जो संबंध स्थापित हुआ था वो हुआ था रैयतवाड़ी व्यवस्था में, जो कि दूसरे नंबर पे आती है। लेकिन इसके अंतर्गत अगर आप देखोगे तो इसके अंतर्गत जो गांव या जागीरों के जो मुखिया होते थे, या ग्राम प्रधान कह सकते हो, जमींदार कह सकते हो एक तरीके से, उनसे सीधा संबंध होता था सरकारों का, किसानों से नहीं होता था। तो ये गलत हो गया। और इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों और पंजियों का प्रयोग किया गया था, यह भी बात सही है। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि ये जो व्यवस्था थी ये 3 जगह लागू थी। एक तो आपके यूपी यानी संयुक्त प्रांत हो गया, एक आपका मध्य प्रांत हो गया, और तीसरा आपके पंजाब में लागू थी। कहां पे? पंजाब में, यानी यूपी, मध्य प्रांत और पंजाब, इन तीनों में लागू थी। अब एक स्टेटमेंट आपको बताना है कि ये पूरे भारत में, ब्रिटिश भारत के कितने हिस्से पर ये लागू थी। क्या ये 30% पे लागू थी, या ये 19% पे लागू थी, या ये 51% पे लागू थी? तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसका तो जाएगा तीसरा। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे एक समाचार पत्र है और इनकी भाषाओं से संबंधित है। जैसे अगर देखोगे, दुख निवारण, जो कि पंजाबी भाषा में आती थी। अच्छा, साथ ही साथ आप इनके संपादक का नाम भी पढ़ते चलिए। अगर संपादक की बात करें तो यहाँ पे आपको नाम मिलेगा सुखबीर सिंह। सुखबीर सिंह इसको निकालते थे। द लीडर की बात करेंगे तो द लीडर आपके अंग्रेजी में है, और ये हमारे मदन मोहन मालवीय जी, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक भी हैं, ये निकालते थे। मिलाप की बात करेंगे तो उर्दू में आती थी, और इसको किसने निकाला? रणवीर सिंह ने निकाला था। संदेश की बात करेंगे तो संदेश गुजराती में थी, और इसको C.S. पटेल, ठीक है, C.S. पटेल साहब ने इसको निकाला था। इस आधार पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका पारसी सुधार आंदोलन से संबंधित है। अगर आप देखोगे 1851 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर मुंबई में रहनुमाई मजदयासन सभा का गठन किया था। बिल्कुल सही है। हालांकि यहाँ पे दादा भाई नौरोजी जी के साथ एक SS बंगाली साहब थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, SS बंगाली साहब, और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था KR कामा। ये 3-4 लोग मिलके इन्होंने स्थापना की थी। तो पहला सही हो गया। दूसरा देखते हैं, इस सभा का उद्देश्य था पारसी धर्म की प्राचीन शुद्धता को प्राप्त करना। यह भी सही है। सभा के संदेश का प्रचार प्रसार करने के लिए दादा भाई नौरोजी ने पारसी भाषा में राष्ट्र गुफ्तार नाम की पत्रिका निकाली। देखिए, स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन लैंग्वेज गलत है कि पारसी भाषा में नहीं निकली थी, बल्कि गुजराती भाषा में निकली थी। क्यों? क्योंकि आपके जो दादा भाई नौरोजी साहब थे ये गुजरात से संबंधित थे, और साथ ही साथ धर्म उनका पारसी था, लेकिन मुख्य रूप से उनकी जो मातृभाषा थी वो गुजराती थी। इसीलिए इन्होंने गुजराती भाषा में इस पुस्तक का विमोचन किया। तो यहाँ पे केवल पहला दूसरा सही होगा, बी ऑप्शन सी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि तीसरे में लैंग्वेज का इशू है। वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक कर देना, और साथ ही साथ चैनल पे हो तो पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस पत्रिका का एक अन्य नाम भी रहता था, ये भी जान लेना, राष्ट्र गुफ्तार को हम सत्यवादी भी कहते हैं, ठीक है। इसकी एक पत्रिका का ये मतलब इसका अन्य नाम था राष्ट्र गुफ्तार का सत्यवादी।
अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रागैतिहासिक पुरास्थल बेलन घाटी की बात करेंगे। बेलन घाटी आपके यूपी से संबंधित है। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है, जहां से पूर्व पाषाण युग से लेकर नव पाषाण युग तक के उपकरणों का एक पूरा अनुक्रम मिला है। यानी वहां पे पूर्व पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, तीनों कालों के वहां पे कोई ना कोई प्रमाण देखने को मिले हैं। जैसे अगर आप प्रमाण के बारे में बात करोगे तो एक हैंडेक्स के नाम से जानते हो, जो कुल्हाड़ी के रूप में थी। क्लीवर आपको मिलता है वहां पे देखने को। चॉपर चॉपिंग सभ्यता देखने को मिल जाती है। तो ये तीनों चारों प्रमाण यहाँ पे मिलते हैं। तो पहला तो सही हो गया। बेलन घाटी में अनुसंधान का कार्य GR शर्मा जी ने किया था क्या? बिल्कुल सही है। और ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी थे, ये भी सही है। बेलन नदी यमुना की सहायक नदी है क्या? नहीं, यमुना की नहीं थी दोस्तों, ये थी आपकी टोन्स की सहायक नदी। किसकी? टोन्स की सहायक नदी। तो ये गलत हो गया। बेलन घाटी में लोहदा नाला क्षेत्र एक आता है, जहां पे अस्थि निर्मित यानी हड्डियों से बनी मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है। तो यह भी सही है। हालांकि वर्तमान में इसको कौसाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। तो ये लोहदा नाला से मिली थी। तो यहाँ पे 1, 2, 4 सही हो जाएगा, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष में जैन धर्म में मतभेद पैदा हो गया और जमाली संघ छोड़कर चले गए। यह मतभेद किस सिद्धांत के कारण पैदा हुआ? तो यह मतभेद जो था क्रियमाणकृत सिद्धांत। क्रियमाणकृत सिद्धांत का मतलब क्या है? जिसके लिए महावीर स्वामी इसके समर्थक थे। इन्होंने कहा कि कार्य करते ही पूरा हो गया, मतलब कार्य करते ही पूरा हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे ही आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी की, आप उसी समय IAS बन गए, उसी समय PCS बन गए, उसी समय SDM बन गए। लेकिन जो जमाली थे उन्होंने एक अलग नाम दिया सिद्धांत को, बहुरतवाद। इन्होंने कहा कि जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक उसे कार्य पूरा नहीं माना जाएगा। यानी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप IAS नहीं हो, जब आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए, सिलेक्शन हो जाए UP PCS या IAS में RO में, तब माना जाएगा कि आपका कार्य पूरा हुआ, आपकी तैयारी कंप्लीट हुई, आपको सिलेक्शन मिल गया। तो जमाली का यह सिद्धांत था बहुरतवाद। जबकि महावीर स्वामी ने कहा कि कार्य करते ही कार्य पूरा मान लिया जाता है। तो ये दोनों में विवाद था, इस वजह से ये अलग अलग हो गए। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। विशेष राज्य के संदर्भ में अभी लगातार चर्चा में है ना कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि नीतीश बाबू जी ने NDA के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई है, डूबती नाव को बचाया। तो बहुत सारी चीजें विशेष राज्य के श्रेणी में प्रश्न बनने लगे। तो विशेष राज्य के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो यहां देखो कि विशेष राज्य श्रेणी का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। बिल्कुल सही है, कोई प्रावधान नहीं है। यह वर्गीकरण विशेष राज्य श्रेणी 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया, यह भी सही है। और 1969 ईस्वी में जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड को सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, यह भी बात सही है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट सही हो गए। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो निर्धारक तत्व होते हैं वो गॉडगिल सिफारिश पे आधारित है। जैसे विशेष राज्य किसे मिलेगा? या तो पहाड़ी इलाका होना चाहिए, जनसंख्या घनत्व भी कम होना चाहिए, SC ST जनसंख्या का प्रतिनिधित्व अधिक होना चाहिए, साथ ही साथ आर्थिक पिछड़ापन भी अधिक होना चाहिए। अब अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में जो उत्तरी चंपारण होते हैं, जो पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र है, केवल वहीं पे थोड़ी बहुत पहाड़ी देखने को मिलती है, बाकी वहां पे पहाड़ी है ही नहीं। अगर मैं जनघनत्व की बात करूं तो पूरे भारत का सबसे अधिक जनघनत्व कितना है? 1106। कितना है बिहार का? 1106। तो यहाँ जनघनत्व ही इतना अधिक है। ठीक। तीसरा, SC ST जनजातियों की संख्या यहाँ पे बहुत कम है बिहार में। इवन की शेड्यूल ट्राइब्स की तो सीटें भी नहीं है लोकसभा में। अगर आप देखोगे शेड्यूल ट्राइब्स के लिए तो कोई रिजर्वेशन भी नहीं है। और साथ ही साथ आर्थिक पिछड़ापन मैं मान सकता हूं बिहार में है अभी, लेकिन 2-3 कारक ऐसे हैं जो विशेष राज्य के लिए जरूरी जो होने चाहिए वो है ही नहीं इनके पास। लेकिन फिर भी देखते हैं, ये राजनीतिक कारण होते हैं। बिहार को मिल जाए तो अच्छी बात है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके बारे में अगर आप देखोगे, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। देखो, एक तो आपने पढ़ा है 1935 के अधिनियम में कि प्रांतों में द्वैत शासन शुरू किया गया, यह भी सही है। फिर आपने पढ़ा था 1919 के तहत कि प्रांतों में द्वैत शासन शुरू किया गया, ये सही है। और आगे जाके आपने यह भी पढ़ा 1935 में प्रांतों का द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया, अर्थात प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई और केंद्र में द्वैत शासन ला दिया गया। ये तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन 1919 के तहत केंद्र के स्तर पे द्विसदनीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया, अर्थात 2 सदन बनाए गए। एक बना राज्य परिषद जो राज्यों के हितैषी होते थे, जिसमें 60 सदस्य होते थे 5 साल के लिए, और दूसरा एक बना केंद्रीय विधान परिषद या विधानसभा जो कि 140 सदस्य होते थे 3 साल के। और इसी केंद्रीय विधानसभा में जब पहली बार 1926 में चुनाव हुआ तो विट्ठल भाई पटेल जी इसके अध्यक्ष बने थे, जो कि स्वराज पार्टियों की उपलब्धि थी एक तरीके से।
ठीक है, तो ये हो गया। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के 6 सदस्यों में से 2 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। गलत, 2 नहीं थे, 3 सदस्य थे। 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था, तो केवल पहला ही सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। चलिए पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे महान्यायवादी के संबंध में पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। तो पहले ही स्टेटमेंट में गलत हो गया, उच्च न्यायालय नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की अगर उसके पास योग्यता है तब वो भारत का महान्यायवादी बनेगा, और इसका प्रावधान आर्टिकल 76 में दिया गया है। अब यहाँ पे मैं अगर कहूँ आपसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए क्या मुख्य योग्यता हो सकती है, पहली चीज कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी चीज वो किसी हाई कोर्ट में 5 साल या उससे अधिक समय तक उसने न्यायाधीश की भूमिका निभाई हो, या फिर किसी हाई कोर्ट में उसने 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक वो अधिवक्ता के पद पे भी रहा हो, या एक और स्टेटमेंट आता है कि राष्ट्रपति की संज्ञान में वो विधिवेत्ता पारंगत होना चाहिए। तो इन 4 में से कोई भी योग्यता अगर फॉलो कर रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है, अर्थात ऐसा ही व्यक्ति महान्यायवादी भी बन सकेगा। तो यहां पर मैंने लगे हाथ सुप्रीम कोर्ट की योग्यता भी बता दी। अब आते हैं महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है क्या? बिल्कुल ये बात सही हो जाएगी, चाहे वो आपका सुप्रीम कोर्ट हो या वो फिर आपका हाई कोर्ट हो या फिर वो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कहीं पर भी वो अपनी सुनवाई कर सकता है। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। तीसरा बात करेंगे, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यह भी सही है। महान्यायवादी ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करेगी, तो ऐसा नहीं है, बल्कि जो राष्ट्रपति तय करेगा, क्योंकि जो महान्यायवादी होता है वो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है या भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जो किसी भी मामले में भारत सरकार को सजेशन देता है। और इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति एक इनकी मजदूरी तय कर देते हैं कि भाई 2 साल 3 साल के लिए हम रखेंगे आपको इतने लाख रुपए या इतने करोड़ रुपए आपको देंगे। तो ये पारिश्रमिक वर्ड होता है, वेतन भत्ते वर्ड यूज नहीं होता इनके लिए। तो 2 और 3 ही केवल सही होगा, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 को अगर हम देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में से कौन सा सदस्य सही सुमेलित नहीं है? देखिए, जॉन मथाई की बात करेंगे तो रेलवे परिवहन मिला था, जगजीवन राम को श्रम मिल गया था, राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य विभाग, लेकिन रफ़ी अहमद किदवई साहब को वाणिज्य नहीं मिला था, बल्कि इनको मिला था संचार विभाग मिला था। वाणिज्य किसको मिला था? ये मिला था आपके CH भाभा साहब को। किसको मिला था? CH भाभा साहब को। क्वेश्चन नंबर 24 है, उच्चतम न्यायालय के किस वाद में यह निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद 356 के संबंधित उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है? तो ये जो निर्णय था ये SR बोम्मई वाद 1994 में दिया गया, क्योंकि आर्टिकल 356 के तहत बहुत सारी केंद्र सरकारों ने राज्य में अपने मनपसंद सरकार बनाने के लिए इसका प्रयोग किया, दुरुपयोग किया, और बाद में SR बोम्मई वाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त निर्णय दिया और यह भी कहा कि अगर उसे ऐसा लगता है कि बहुमत था और फिर भी राज्यपाल ने मतलब कि सरकार को बर्खास्त कर दिया, तो बर्खास्त की गई सरकार को पुनः मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के रूप में नियुक्त कर सकता है। ये तक सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अर्थात 356 पे प्रतिबंध लगाने के लिए या इसके निर्णय को जुडिशियल रिव्यू करने के लिए जो निर्णय दिया गया SR बोम्मई वाद में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है 91वें संवैधानिक संशोधन के बारे में। 91वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ था ये हुआ था आपके 2003 में। इसमें कहा गया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती, और यही प्रोविजन आपके राज्य विधानसभा पे भी लगेगा कि सीएम अर्थात मुख्यमंत्री सहित पूरे विधानसभा के जितने मंत्री होंगे वो 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, संसद के किसी भी सदन का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर सदस्यता निरर्हक करार दिया जाता है तो ऐसा सदस्य मंत्री होने पर मंत्री पद के लिए भी निरर्हक होगा। सीधी बात है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो संसद के सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य घोषित हो जाता है किसी भी कारण से, तो अगर उसके पास मंत्री पद भी है ना तो भी वो अयोग्य माना जाएगा, यानी वो मंत्री पद भी नहीं धारण कर सकता। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा भी सही है। 10वीं अनुसूची में या 10वीं अनुसूची में वर्णित उपबंध जिसके अनुसार यदि किसी दल के 1/3 सदस्य दल बदल करते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जाता, पूर्ववत बना रहेगा। अब ऐसा स्टेटमेंट नहीं है, अब इस प्रोविजन को समाप्त कर दिया गया है, तो इसलिए तीसरा जो है कि हटा दो, केवल पहला और दूसरा ही सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहां पे अगला प्रश्न है आपका,
एमनेस्टी इंटरनेशनल के संदर्भ में। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में की गई, बिल्कुल सही, और इसका मुख्यालय लंदन में है, तो ये तो सही हो गया। यह महिला अधिकारों के संरक्षण से संबंधित एक विश्वव्यापी गैर सरकारी संगठन है। तो देखिए, महिला अधिकारों की बात नहीं करता इंडिविजुअली, बल्कि ये बात करता मानवाधिकार की। अब इस मानवाधिकार में चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी वर्ग हो सकता है, इवन कि ट्रांसजेंडर भी अगर है तो उनकी बात भी ये करता है, परंतु स्पेशली महिलाओं के लिए नहीं। ठीक है, मानवाधिकार के अंतर्गत किसी को भी करेगा। तो ए ऑप्शन केवल सही है, दूसरा वाला गलत है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि शेड्यूल कास्ट के बारे में। 89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दो भागों में विभाजित करके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया, अलग अलग किया गया, बिल्कुल सही है। 89वें संवैधानिक संशोधन की अगर मैं बात करूं तो ये भी संशोधन आपका 2003 में हुआ, और इसके बाद जो आपका शेड्यूल कास्ट था इसके लिए तो आर्टिकल दे दिया गया 338, और शेड्यूल ट्राइब्स जो था इसके लिए आर्टिकल दे दिया गया 338 ए। हालांकि 338 बी की अगर मैं बात करूं तो ये आपको दिया जाता है ओबीसी कमीशन को, जो कि 102वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो आगे अभी हम बात नहीं करेंगे, अभी हमने इसको देख लिया। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं। बस यहीं पर यह स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि एक इसमें अध्यक्ष होते हैं, एक इसमें उपाध्यक्ष होते हैं और 3 इसमें सदस्य होते हैं। टोटल देख लिया जाए तो 5 लोग ही केवल होते हैं। कितने होते हैं? केवल 5 लोग। और यहां पर अगर आप देखोगे कि उनकी सेवा शर्तें और कार्यकाल राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है क्या, तो यहां पर यह भी सही हो जाएगा। और आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को ही सौंपता है, यह भी सही है। अर्थात केवल गलत कौन सा हो गया? बी वाला गलत हो गया। बाकी ये प्रोविजन आपको मैंने पूरे बता दिए इसमें। अब यहाँ पे अगला प्रश्न आता है आपका, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए, या फिर एक्ट भी इसे कह सकते हो, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संदर्भ में विचार करने को कह रहा है। तो क्या विचार करना है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अधिकतम 9 सदस्य होते हैं अध्यक्ष को छोड़कर। तो आप कह सकते हो कि यहाँ अध्यक्ष तो इसके प्रधानमंत्री होते हैं, वो एक अलग हो गए, और 9 सदस्य होते हैं, पहला सही है। और प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, यह भी सही है। और इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती दोस्तों, बल्कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जाती है। जो इसके अध्यक्ष होंगे वही इसकी नियुक्ति भी करते हैं, तो तीसरा गलत है। इस प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का दर्जा एक कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है, यह भी सही है। तो 1, 2, 4 सही है, तीसरा गलत हो गया। अब यहां पर अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें कि जीव मंडल एक खुला और विवृत तंत्र का उदाहरण होता है, यानी कि जो बायोमंडल होता है या बायोस्फीयर जिसे हम कहते हैं, ये खुला तो तंत्र होता है, एनवायरमेंट में पढ़ा भी रहा हूं आपको। और इसमें ऊर्जा का सतत निवेश तथा पदार्थों का सतत बहिर्गमन होता रहता है, बिल्कुल। जैव भू रासायनिक जो चक्र होता है, जिसमें आपकी बॉडी में जितने भी केमिकल्स जा रहे हैं, जितने भी घटक जा रहे हैं, जब आपकी मृत्यु होती है तो आपकी बॉडी से फिर वो निकल के वायुमंडल में, पृथ्वी में, स्थल खंड में, फिर वहां से पेड़ पौधे उसको एब्जॉर्ब करते, फिर भोजन बनाते, फिर आप उसे खाते हो, तो फिर वो आपकी बॉडी में पहुंचते हैं। तो ये पूरा सर्कुलेशन चलता है, सतत इन्वेस्टमेंट और पदार्थों का बहिर्गमन चलता रहता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, व्याख्या भी कर रहा है ये। अगला प्रश्न 30 नंबर पे अगर हम देखें, वायुमंडल के आयन मंडल के संदर्भ में बात कर रहा है। जो आयनोस्फीयर मंडल होती है, चौथी लेयर होती है, क्योंकि सबसे नीचे क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल और फिर आयन मंडल। इस मंडल में तापमान तेजी से बढ़ता है, बिल्कुल तेजी से बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक भी हो जाता है। और इस मंडल की हवा विद्युत आवेशित होती है, जिसके कारण इस मंडल में वायु के कण विद्युत विसर्जन के कारण चमकने लगते हैं। तो यह भी सही है स्टेटमेंट। और इस मंडल की डी परत मध्य और उच्च आवृत्ति की तरंगों को आवेशित कर लेती है तथा लघु आवृत्ति की तरंगों को परावर्तित कर देती है। तो यह भी सही है, इसीलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आता है कि विश्वतीय निम्न दाब पेटी में धरातली जो क्षैतिज पवन होती है वो चलती नहीं है, बल्कि ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं चलती है। जैसे अगर आप देखोगे कि 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ या साउथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? सबसे अधिक होता है। टेम्परेचर सबसे अधिक होने की वजह से स्थल खंड इतना गर्म हो जाता है कि यहाँ पे सारी हवाएं गर्म होकर क्या होती हैं? ऊपर की ओर उड़ने लगती है, यानी कि क्षोभ मंडल की ओर जाती है। अर्थात इनकी दिशा कैसी हो जाती है? ऊर्ध्वाधर हो जाती है। ये क्षैतिज तो चल ही नहीं पाती है, बल्कि ऊर्ध्वाधर चलने लगती है। इसीलिए यहां पर यह स्टेटमेंट सही है। और तापमान अधिक होने के कारण ही इस कटिबंध में आने वाली पवन इसकी सीमाओं के समीप पहुंचते ही गर्म होकर ये ऊपर उठने लगती हैं। तो दोनों ही व्याख्या यहां पे सही की जा रही, दोनों स्टेटमेंट भी सही है, तो ए सही हो जाएगा इसका। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक सागरीय लवणता को नियंत्रित या प्रभावित करते हैं? मैंने जियोमॉर्फोलॉजी तपस्या नोट्स में लवणता पढ़ाया था, वहां पे बताया भी था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से लवणता या तो कंट्रोल होगी या तो कम होगी। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पे
तापमान की बात करें, वर्षा, पवन, नदियों का जल, ये सभी चीजें तो हैं ही हैं। इसके बाद आप देखोगे वायु दाब, प्रेशर भी होता है, हिमनद भी होता है, जलधाराएं होती हैं, ईटीसी। ये सभी फैक्टर ऐसे होते हैं जिनकी वजह से लवणता नियंत्रित होती है। लवणता का मतलब होता है जहां पे पानी की मात्रा कम हो, इवेपोरेशन ज्यादा हो, पानी उड़ के खत्म हो जाए और नमक बचेगा केवल सतह पे। लेकिन अगर मान लो इनमें नदियों का जल आता रहेगा समुद्र में तो इवेपोरेशन का कोई फायदा नहीं। वर्षा अगर होती रहेगी तो भी जल आता रहेगा। पवन की वजह से जो जलधाराएं चलती हैं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर, या फिर समुद्री पवन स्थल पवन की ओर, स्थल पवन समुद्री पवन की ओर चलती हैं, तो कहीं ना कहीं वाटर की बॉडीज एक दूसरी जगह एडजस्ट होती रहती है। और ये भी तापमान अगर जितना अधिक होगा तो मान लो अगर वो 0 डिग्री के आसपास तापमान ज्यादा है तो वहां पे वर्षा भी ज्यादा होगी। इस वजह से लवणता प्रभावित होती है। और हिमनद वगैरह अगर पिघल के आ रहे हैं, ग्लेशियर पिघल के आ रही है, तो भी आपकी लवणता प्रभावित होगी। और इस सबके बारे में मैंने डिटेल से पढ़ा रखा है। आपको तपस्या नोट्स की प्लेलिस्ट जाके देख लो, वहां पे एनवायरमेंट, एंशिएंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सारे सब्जेक्ट की क्लासेस धीरे धीरे चल रही हैं। ज्योग्राफी कंप्लीट है आपकी और एंशिएंट कंप्लीट है, एनवायरमेंट कंप्लीट होने वाली है, तो जरूर उसे फॉलो करिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा में स्थित निम्नलिखित झीलों को उत्तर से दक्षिण क्रम के व्यवस्थित करिए। आपको याद होगा जब नॉर्थ कॉन्टिनेंट में पढ़ा रहा था तो कनाडा में कुछ प्रमुख झीलें पढ़ाई थी मैंने, तो उसका जरा नाम याद रख लो। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, ग्रेट बियर लेक मिलेगी। कौन मिलेगी, ग्रेट बियर मिलेगी सबसे पहले 4 नंबर। फिर उसके नीचे आपको ग्रेट स्लेव मिलेगी, ये मतलब 2 नंबर आ गया। इसके बाद अगर आप देखोगे तो अथबास्का लेक मिलेगी यानी 1 नंबर। और सबसे लास्ट में मिलेगा विनीपेग, जहां पे गेहूं की मंडी सबसे बड़ी मानी जाती है। तो ये आपके मैंने पढ़ा दिए हैं, मैपिंग की क्लास भी देखा करो। तो 4 2 1 3 आपका सही हो जाएगा। ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन है। अगला प्रश्न फिर से यहाँ पे मिडवल हिस्ट्री का आता है। जैसे यहां देखेंगे कि अकबर के समय फतेहपुर सीकरी में बने पंचमहल के संबंध में, तो देखिए ये 5 मंजिला इमारत का आकार पिरामिड जैसा, ये तो सही है, लेकिन इस का निर्माण की जो योजना वो मिस्र के पिरामिडों से प्रभावित नहीं है, बल्कि किससे प्रभावित है, जो नालंदा में बौद्ध विहार बने हुए स्तंभों पर आधारित, उसी से ये प्रेरणा ली गई थी अकबर के द्वारा। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। अगला प्रश्न आपके मुगल काल में जिला या सरकार प्रशासन में नियुक्त अधिकारी और उनके कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। जैसे अलम गुजार कौन होता है, तो ये जिले का वित्त अधिकारी था अमल गुजार। बिती कची कौन था, तो ये भूमि और लगान संबंधी कागजात तैयार करता था। सिकदार की बात करेंगे तो जिले का मुख्य प्रमुख अधिकारी नहीं था, बल्कि परगना का मुख्य प्रमुख अधिकारी था, जो शांति और व्यवस्था बनाए रखता था। खजानदार कौन था, सरकारी खजाने की सुरक्षा करने वाला। तो सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। अगला प्रश्न है आपका, भारत की मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती हैं, तो यह आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में सूरजपुर नामक स्थान पे। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर पे, लगभग समान अक्षांशी और देशांतरी विस्तार होने पर भी भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई और पूर्व पश्चिम चौड़ाई में विषमता पाई जाती है। बिल्कुल, अगर आप देखोगे तो नॉर्थ टू साउथ अगर आप देखोगे तो 3214 किलोमीटर है, और अगर वेस्ट टू ईस्ट देखोगे यानी पश्चिम से पूरब तो 2933 किलोमीटर लंबाई इसकी है। तो ये तो सही है। भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण जाने पर दोनों देशांतरों के बीच की कोणीय दूरी 1 डिग्री ही रहती है, किंतु उनके मध्य की वास्तविक दूरी कम हो जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप देशांतर रेखा इस तरीके से देखते हो तो कुछ इस तरीके से होती है, इनके बीच की दूरी तो बढ़ गई लेकिन जो वैल्यू है वो 1 डिग्री ही तो है। इसी वजह से यहाँ पे जो आप देखोगे कि नॉर्थ टू साउथ जो है कि लेंथ ज्यादा बड़ी होती है, और इसी वजह से यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जलोढ़ मिट्टी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यह मिट्टी देश के लगभग 43.4% भूक्षेत्र पे पाई जाती है, सही है। और यह मिट्टी नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित होती है, यानी बहा कर लाई जाती है। तो अवसादी मृदा भी इसे कह सकते हैं। ये मिनरल से भरपूर होती है, जो कि उपजाऊ के लिए बेस्ट मानी जाती है। और इस मिट्टी में पोटास, चूना और ह्यूमस की प्रचुरता पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन और फास्फोरिक एसिड जैव पदार्थ की कमी होती है। तो यहीं पे गलत हो जाएगा, क्योंकि इस मृदा में आपके ह्यूमस की कमी होती है और नाइट्रोजन की कमी होती है, जबकि फास्फोरिक, जैविक पदार्थ, चूना पदार्थ, इन सब की, पोटास वगैरह की अधिकता होती है। तो तीसरा गलत है, 1 2 सही है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के 2 जिलों लखीमपुर खीरी और बहराइच के बीच में सीमा प्रवेश बनाती है, तो ये हो जाएगा आपका घाघरा या करनाली नदी भी इसको हम कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आपको नहर पूछा जा रहा है और नदी पूछी जा रही है। अगर हम बात करें सरहिंद नहर जो कि पंजाब में है, तो पंजाब में है तो सतलज नदी मिलेगी। गुड़गांव नहर जो कि आपके हरियाणा में है तो यहाँ पे यमुना नदी मिल जाएगी। त्रिवेणी नहर जो आपके बिहार में है, चंपारण के क्षेत्र में, तो ये आपको गंडक नदी मिल जाएगी। मिदनापुर नहर जो कि पश्चिम बंगाल में है तो यहाँ पे कोसी नदी मिल जाएगी। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, कौन सा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, यूएनएफएफ यानी यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, इसका गठन अक्टूबर 2000 में किया गया था एक सहायक निकाय के रूप में, जो कि यूएनओ की आर्थिक सामाजिक परिषद के द्वारा किया गया था। तो ये बात सही है। और इस संगठन का उद्देश्य सभी तरह के वनों का संरक्षण करना, प्रबंधन करना और सतत विकास को बढ़ावा देना, यह भी सही है। लेकिन इसका मुख्यालय दोस्तों पेरिस में नहीं है, बल्कि कहां पर स्थित है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। तो इसलिए केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, इस योजना को प्रारंभ किया गया था अक्टूबर 2019 में, बिल्कुल सही है। हालांकि 25 अक्टूबर डेट याद रख लेना। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, यह भी सही है। और इस योजना के तहत 12वीं डिप्लोमा तक अलग अलग चरणों में कुल 35,000 रुपए मिलेंगे? नहीं, केवल 25,000 रुपए मिलेंगे, वो भी कितने चरणों में? 6 चरणों में। और ये भी जो परिवर्तन किया गया अभी 2024-25 का जो 5 फरवरी को बजट आया था, उसमें धनराशि बढ़ाई गई थी, जबकि इससे पहले इसमें केवल और केवल 15,000 रुपए दिए जाते थे 6 चरणों में। तो अब इसे बढ़ा के 25,000 कर दिया गया और यह लाभ केवल 2 बेटियों तक ही सीमित होगा। कहने का मतलब है कि अगर किसी परिवार में 3-4 बेटियां हैं तो जो शुरू की 2 बेटियां होंगी केवल उनको मिलेगा। अच्छा, एक अपवाद भी है, अगर मान लो पहली बेटी तो अकेली होती है और दूसरी बेटी जब हो रही थी तो जुड़वा बेटी हो गई, तो 3 बेटियां हो गई, तो यहां पे उन तीनों बेटियों को लाभ मिलेगा। लेकिन कंडीशन क्या होगी? अगर वो जुड़वा स्थिति में हुई है तब। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संदर्भ में। मुद्रा योजना का प्रारंभ अप्रैल 2016 में किया गया था? नहीं, इसका प्रयोग किया गया था 2015 में। वित्तीय बजट 2024-25 के अनुसार अब इस योजना के तहत 20 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त होगा। यानी जो अभी 23 जुलाई को जब बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया था तो इसमें 20 लाख रुपए धनराशि कर दी गई, जबकि पहले इसमें 10 लाख रुपए तक का ही लोन दिया जाता था। क्योंकि मुद्रा योजना से काफी लोगों ने लोन लेके अपने बिजनेस वगैरह स्टार्टअप को थोड़ा ग्रो किया, तो सरकार को लगा कि बेहतर होगा, इसीलिए हम इसे और आगे लेकर चलेंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। अगला प्रश्न है आपके, बजट 2024-25 के अनुसार कृषि क्षेत्र के संबंध में 45% भारतीय कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब आप 62%, 60% वाला आंकड़ा छोड़ दो कि भारत कृषि प्रधान देश है जहां पे 60-65% लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि अब उन लोगों ने कृषि को छोड़ के उद्योग में शिफ्ट होना शुरू हो गया, सर्विस सेक्टर में शिफ्ट होना शुरू कर दिया। तो 45% भारतीय काम कर रहे हैं। भारत के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 18.1% है, यह भी सही है। अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी, यह भी सही है। और नेचुरल फार्मिंग के लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे, यह भी सही है। तो देखा जाए तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 चारों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं, बजट 2024-25 के अनुसार सरकार की आय के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं? तो इनको क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। अगर जीएसटी और अन्य कर की बात करें तो 18%, निगम कर की बात करें 17%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क की बात करें 5%, आयकर की बात करें 19%। तो अगर इन्हीं सबको देखा जाए क्रम से तो 4, 1, 2, 3 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, बजट 2024-25 के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों के लिए जो आवंटित बजट है उसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अगर आप रक्षा में देखोगे सबसे अधिक तो इसे ही मिला, 4,54,773 करोड़ रुपए। ग्रामीण विकास के लिए 2,65,808 करोड़ रुपए। शिक्षा के लिए 1,25,638 करोड़। लेकिन हेल्थ सेक्टर पे कम दिया गया, 86,000 नहीं दिया गया, मतलब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग 89,287 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ये हो गया आपका डी वाला स्टेटमेंट गलत। अगला प्रश्न यहाँ पे कंपनी और स्थापना वर्ष है। अगर हम देखें, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की स्थापना 1954 में की गई थी, नहीं 1950 में की गई थी दोस्तों। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1950 में। हालांकि इसकी स्थापना बंगलुरु के निकट की गई थी और इसकी 6 यूनिट एस्टैब्लिश की गई, एक बंगलुरु, एक नैनी यूपी में, एक रायबरेली यूपी में, मनिकापुर, श्रीनगर और पलक्काद में, इस जगहों पर इसकी स्थापना की गई। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की बात करेंगे तो 1954 में एस्टैब्लिश हुआ। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो ये आपके 1970 में। और भेल की अगर हम बात करते हैं, जिसको हम लोग देखते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की बात करें तो ये आपके 1964 में एस्टैब्लिश हुआ। अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर G7 के बारे में देखते हैं।
देखिए, औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों के समूह को G7 की स्थापना 1975 में हुई थी, बिल्कुल सही बात है। और जब विश्व के 6 प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी इसके संस्थापक सदस्य थे, तो बस यहीं पे सही कर लो, कनाडा इसमें शामिल नहीं था, बल्कि जापान इसमें शामिल था संस्थापक सदस्यों में। कनाडा बाद में दोस्तों अगली साल 1976 में इसमें एड ऑन हो गया था, तो इसीलिए केवल पहला ही सही होगा, दूसरा गलत होगा। अच्छा, G7 को आपने कई बार G8 भी पढ़ा होगा, क्यों? क्योंकि 1998 में रूस भी इसमें शामिल हो गया था और रूस के शामिल होते ही G8 हो गया। परंतु जब 2014 में क्रीमिया युद्ध हुआ था, जिसमें क्रीमिया विवाद था, रूस ने जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की थी, तो यहां की वजह से G7 से इसको बाहर कर दिया गया था और फिर से ये G7 संगठन बन गया था। तो इसीलिए इसका केवल पहला ही सही होगा, दूसरा गलत होगा। अगला प्रश्न है आपका भुगतान संतुलन यानी बीओपी जिसे कहते हैं। इसमें आपके दृश्य व्यापार भी आता है, अदृश्य व्यापार भी आता है और ऋण भी आता है, तीनों ही आ जाते हैं, तो तीनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना संसद में कानून पास करके अप्रैल 1988 को की गई, बिल्कुल सही। 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश के द्वारा इस संस्था को वैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया और इसकी मुख्यालय मुंबई में है, यह भी सही है, यह भी सही है। और इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई में भी स्थापित किया गया है, तो यह भी सही है। तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1855 का जो संथाल हुल यानी संथाल विद्रोह जिसे कहते हैं, इसके बारे में गलत कथन की बात की जा रही है। मेजर बर्रो के नेतृत्व में भेजी गई सैनिक टुकड़ी संथालों से संघर्ष में पराजित हो गई थी, सही बात है। गोक्को गोड्डा नामक स्थान पर एक महत्वपूर्ण नेता थे, यह भी सही है। यह विद्रोह भागलपुर से वर्धमान तक फैला रहा, यह भी सही है। और महाजन दीनदयाल संथालों का सहयोगी था, तो नहीं, ये दोस्तों शोषण करता था, यह भी महाजन था जो दीनदयाल के नाम से था, इसने भी संथालों का शोषण किया था। और अगर हम बात करें कि इस संथाल विद्रोह को दबाया किसने या इसका दमन किसने किया, तो उसका नाम याद रख लेना, अलेक्जेंडर ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर ने। तो यहाँ पे डी वाला गलत हो गया। अगला प्रश्न है आपका 52, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान की बात करेंगे तो हैदराबाद हो जाएगा, और कजरी की बात करेंगे तो जोधपुर हो जाएगा, और भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण संस्थान की बात करेंगे तो नई दिल्ली हो जाएगा। लेकिन पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र की बात करें तो ये पुणे में नहीं है दोस्तों, बल्कि कहाँ पे? ये बंगलुरु में स्थित है, तो बी वाला गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, यहाँ पर कुछ एक्ट दिए हुए हैं और वो किस वर्ष पारित हुए थे इनके बारे में पूछा जा रहा है। जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1878 हो जाएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। बंगाल टेनेंसी एक्ट की बात करेंगे तो 1885 हो जाएगा। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट की बात करेंगे तो 1876। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट 1890 की बात हो जाएगी, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान को हटाने के लिए जो बुलाई गई बैठक की सूचना कितने दिन पहले देनी होती है? 15 दिन पहले देनी होती है। और ग्राम सभा में जो उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य होते हैं ना, उनके 2/3 सदस्यों का अगर बहुमत हो जाता है पारित, तो ग्राम प्रधान को हटा दिया जाएगा, तो 2/3 बहुमत जरूरी है। अगला प्रश्न आपका आता है पुष्यमित्र शुंग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का सेनापति था, बिल्कुल, और इसने बृहदत्त की हत्या कर दी और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना करता और मौर्य वंश का अंत हो जाता है। यह शुंग वंश का संस्थापक था, बिल्कुल सही। और इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, यह भी सही है। और इसका जो प्रमाण है ना, वो आपको अयोध्या अभिलेख से मिलेगा, तो इसीलिए तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक में सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो देखिए, हाइड्रोजन चक्र में सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन का स्थानांतरण होता है जैविक घटक से अजैविक में और अजैविक से जैविक घटक में, तो ये बाइलेटरल हो गया, यानी कि द्विपक्षीय हो गया, दोनों तरफ जो है कि इसको हाइड्रोजन का स्थानांतरण करना पड़ता है, इसीलिए इसमें एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन धर्म से संबंधित नहीं है? अगर आप देखोगे संवर अर्थात कर्म का प्रवाह जीव की ओर रुक जाना, यानी अब जीव मोह माया से त्याग रहा है, अब सांसारिक सुखों से दूर हट रहा है। निर्जरा का मतलब हो गया जो पहले से विद्यमान आपके गृहस्थ जीवन में, ब्रह्मचर्य जीवन में जो पहले से आपके पाप हैं उनको जो है कि दूर करना। बंधन का मतलब होता है कर्मों का क्षय होना, जो आपके कर्म हुए, जो गलत कर्म हुए उनका क्षय होना। और निर्वाण का मतलब होता है जीवन मरण के चक्र से मुक्ति होना। और ये निर्वाण जो है कि जैन धर्म से संबंधित नहीं बल्कि बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। तो जो आपका निर्वाण है ये महात्मा बुद्ध के अकॉर्डिंग रहेगा कि जीवन का जो लक्ष्य होता है वो यही होता है कि जीवन के जो जीवन मरण का जो चक्र है उससे मुक्ति प्राप्त कर लेना।
अगला प्रश्न है आपका, किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराने के नाम से जाना जाता है? तो इमदाद खानी जो घराना है ये इटावा से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखते हैं, 18वीं लोकसभा चुनाव, ये मैंने करंट अफेयर्स में अभी 3 दिन पहले ही नेशनल करंट अफेयर्स में पढ़ा था, सारे टॉपिक इसमें दिए हुए हैं कि 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में भी चुनाव हुए थे। तो देखिए, आंध्र प्रदेश था, ओडिशा था, अरुणाचल प्रदेश था, लेकिन मिजोरम नहीं था, बल्कि कौन सा राज्य था? सिक्किम राज्य था। फिर आगे देख लो, चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी 12 जून को, बिल्कुल सही। और इनके साथ उप मुख्यमंत्री की शपथ साउथ के एक्टर पवन कल्याण ने भी ली थी। ओडिशा में बीजू जनता दल 24 वर्षीय शासन समाप्त करके भाजपा के वहां पे स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया और मुख्यमंत्री बनते हैं मांझी साहब। तो इस तरीके से 1 और 2 और 3 तीनों ही आपके स्टेटमेंट सही है कि गलत है? तो केवल पहले दूसरे सही हैं, बल्कि तीसरा वाला गलत है। और यहां पे क्या पूछा जा रहा है आपसे? सॉरी, दूसरा और तीसरा सही है दोस्तों। हाँ, दूसरा तीसरा सही, पहला वाला गलत हो जाए, क्योंकि वहां पे सिक्किम होना चाहिए था, मिजोरम नहीं। क्वेश्चन नंबर 60 को देख लेते हैं हम, कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाने के पीछे इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित रखना था, यह भी सही है। संघात्मक संरचना से विविधताओं के मध्य सामंजस्य से एक सशक्त भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है, यह भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग ने किसी राज्य पुनर्गठन योजना के लिए 4 बड़े कारकों की पहचान की, लेकिन इसमें एक शामिल नहीं था। वो क्या था? कि एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को नहीं अपनाएंगे। इन्होंने सीधे सीधे मना किया था कि भाई एक राज्य एक भाषा के आधार पर करोगे तो बहुत सारे राज्य बन जाएंगे, इसलिए इस प्रोविजन को स्वीकार नहीं किया गया था। अगला प्रश्न 62, सर्वोच्च न्यायालय ने के निर्णय के अनुसार मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है किसे किसे? अच्छे पर्यावरण, एकांत कारावास, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार और पीने योग्य शुद्ध जल। ये सभी के सभी आपके फंडामेंटल राइट में आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत शामिल हैं। तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, 1969 में मद्रास का नाम बदल के तमिलनाडु किया गया, सही है। 1992 ईस्वी में संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नाम बदल के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया गया, बिल्कुल सही, क्योंकि इसके लिए 69वां संवैधानिक संशोधन 1991 में पारित कर दिया गया था और इसका नाम फिर 1992 में एनसीआर किया गया। 1973 में मैसूर राज्य का नाम बदल के कर्नाटक किया गया, जबकि 1974 ईस्वी में मिनिकॉय और अमिनी द्वीप का नाम बदल के लक्षद्वीप किया गया। तो ये गलत है, 1973 में किया गया था। कब किया गया था? 1973 में किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता नहीं है? नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता नहीं है। तो नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है, बिल्कुल सही बात है। आप इसके लिए कोई जो है कि कोर्ट वगैरह नहीं जा सकते हो। इसकी प्रकृति गैर न्यायोचित होने के कारण कानून की संवैधानिक मान्यता के विवरण में न्यायालय में इन्हें नहीं देखता, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये मनमानीपन कर सकते थे। अगर इसके अंतर्गत कोई नियम गलत बनाया था गलत तरीके से, तो इसके ऊपर जो है कि न्यायपालिका इसको चेक कर सकती है। इनका उद्देश्य न्याय में उच्च आदर, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना, सही है। नीति निर्देशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 के उल्लिखित अनुदेशों, यानी कि जो एक कह सकते हो कि इंस्ट्रूमेंटल जो थे, वो भी सही है। तो 64 का बी गलत हो गया। अगला प्रश्न आपका आता है, भारत में उपराष्ट्रपति की क्षमता के अनुरूप उसे कोई विशेष कार्य नहीं सौंपे गए, यह बात बिल्कुल सही है। और यह पद भारत में राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए सृजित किया गया है, यह भी सही है। मान लीजिए किसी समय राष्ट्रपति ही ना रहे या आकस्मिक उनका निधन हो गया या किसी वजह से वो अस्वस्थ हो गए, तो उनकी भूमिका का निर्वहन कौन करेगा? कोई उपराष्ट्रपति करेगा। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो सोचो फिर सरकार कार्यपालिका कैसे काम करेगी? क्योंकि वो उसके वास्तविक तो नहीं, लेकिन नाम मात्र तो है ना प्रमुख। तो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपके संविधान के भाग और इनका मिलान करना। जैसे भाग 13 की बात करोगे तो इसमें दिया गया है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य करने की समागम की स्वतंत्रता दी गई है, जो कि आर्टिकल नंबर 301 में वर्णित है। यहाँ पे देखो कि भाग 14 संघ और राज्यों के बीच में जो अधीन सेवाएं होती है, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस। भाग 16 आपका कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध कर सकते हो। भाग 18 आपात उपबंध होते हैं, तो इसीलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में इस बात का वर्णन है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति होने पर वह मंत्री भी नहीं रह पाएगा? यह दिया गया 75(5) में कहा गया, मतलब 75 के 5 में। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को विधिवत परिभाषित किया गया? नहीं मेरे दोस्त, केवल आर्टिकल नंबर 30 में बस अल्पसंख्यक शब्द का वर्णन किया गया, लेकिन परिभाषित उसे नहीं किया गया है।
अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय है, बिल्कुल, इसको अधिनियम बना के 1992 के तहत गठित किया गया। तो आर सही हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से उच्च न्यायालय की अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो अगर आप इसे देखोगे तो देखो, विशेष इजाजत से तो कोई अपील आती नहीं है, क्योंकि ये तो 136 में सुप्रीम कोर्ट लेके जाता है ये मामला। हाँ, संविधान की व्याख्या से संबंधित अगर कोई मामला हो सकता है, सॉरी, यहां पे हम लोग उच्चतम न्यायालय की तो बात कर रहे हैं दोस्तों। हाँ, विशेष इजाजत से अपील तो है ही इसका, आर्टिकल 136 संविधान की व्याख्या समेत मामले, ये भी इसको ले सकता है। 132, ठीक है, 132, दो या अधिक राज्यों के बीच में अगर विवाद हो रहा है तो ये भी है इसका, लेकिन ये इसके मूल प्रारंभिक अधिकारिता में आता है, अपीली अधिकारिता में नहीं आता। क्योंकि अपीली अधिकारिता की अगर आप बात करोगे तो 132 से लेके 136 तक ही आती है। तो इसलिए 2 और 3 सही है, पहला वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि ये अपीली अधिकारिता में नहीं आता है। तो बी ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखो, संविधान का प्रावधान और देश कहाँ से लिया गया? जैसे याचिकाओं की बात करें तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम से हो गया, ठीक है। रेट की संयुक्त बैठक की बात करें तो आयरलैंड से नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। सहकारी संघवाद की बात करें ऑस्ट्रेलिया से, और उपराष्ट्रपति की भूमिका यूएसए से ली गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे, खनिज और उसके उत्पादक क्षेत्र। जैसे कोयले की बात करें तो ये डोनबास क्षेत्र, जो डोनबास बेसिन यूक्रेन में है। पेट्रोलियम बाकू जो कि अजरबैजान की राजधानी है। बॉक्साइट जो कि गुयाना, फ्रेंच गुयाना की राजधानी है। मैग्नीज के लिए निकोपोल, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, टोबिन टैक्स का क्या उद्देश्य होता है? विदेशी मुद्रा बाजार में अटकलों और अस्थिरताओं को हतोत्साहित करने के लिए टोबिन टैक्स को लगाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका 73, अगर हम देखते हैं इसे, कि बेमेल को चयन करिए। यहाँ पे वन और उसके प्रमुख वृक्ष हैं, जैसे मानसूनी वन में सागौन साल मिलता है, भूमध्य सागरी में ओक और जैतून मिलेगा, सदाबहार में आपको हेमलॉक और स्प्रूस नहीं मिलेगा क्योंकि ये कोणधारी वन है, शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, ठीक है। तो ये गलत होगा। शीतोष्ण कोणधारी वन में देवदार, चीड़, स्प्रूस और हेमलॉक ये सभी मिलते हैं। तो गलत क्या है? केवल 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? देखो, ये भी रोग है, हीमोफीलिया भी है और फिनेल्केटोन्क्यूरा ये भी है, लेकिन रिकेट्स नहीं है। रिकेट्स जो है कि विटामिन डी की कमी से होता है, ये किसी व्यक्ति को हो सकता है। अगला प्रश्न है, मिजोरम को हम मोलेसिस बेसिन कहते हैं, बिल्कुल सही, और यह मुलायम और असंगठित चट्टानों से बना हुआ है, इसीलिए हम इसको मोलेसिस बेसिन कहते हैं, यह भी सही है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या होगा? 1599 में लंदन में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में हुई एक सभा में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, बिल्कुल सही। प्रारंभ से ही इसका उद्देश्य भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के साथ साथ भारतीय राजनीति में भाग लेना भी था? नहीं, ये तो जब व्यापार करने आते हैं 1600 ईस्वी में तो केवल व्यापार पे फोकस होता है, लेकिन जब इन्होंने 1757 का जब प्लासी युद्ध लड़ा और 1764 का बक्सर युद्ध लड़ा और 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आए थे, तब इनकी मनोकांक्षा होने लगी कि हम भारतीय राजनीति में इंटरफेयर करना शुरू करें। तो ये 3 कारण से आप कह सकते हो कि ये वाला दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो केवल पहला ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने के लिए अनुमति दी थी क्या? अगर आप देखोगे तो ये स्टेटमेंट तो सही है। क्यों दी थी? अगर आप देखोगे जमान शाह ने जब भारत पर आक्रमण किया था तब रणजीत सिंह ने उसकी सहायता की थी? बिल्कुल नहीं। रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से थे, और ये जो आक्रमण हुआ था ना, ये 1797 में सिखों के खिलाफ ही हुआ था, जमान शाह का। तो सिखों के खिलाफ होने की वजह से रणजीत सिंह ने इसका विरोध किया, इसके खिलाफ युद्ध किया और इसे हराया, और फिर जाके लाहौर पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया। तो ए सही है, आर गलत हो जाएगा। कॉर्नवालिस संहिता के बारे में बात करेंगे, कौन सा कथन सही है? यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पे आधारित है, बिल्कुल सही। इसके माध्यम से कलेक्टर की न्यायिक और कर संबंधी शक्तियां ले ली गई थी, उसके पास केवल फौजदारी शक्तियां थी, तो ऐसा नहीं है। उसके पास केवल कलेक्शन करने की शक्ति थी, यानी कि कलेक्टर वाली थी। तो यहां पर आप देखोगे कि उसके पास फौजदारी अधिकार नहीं थे, न दीवानी। कुल मिला के न्यायालय की शक्तियां ही खत्म हो गई थी, बस केवल टैक्स कलेक्शन का काम रह गया था और प्रशासन को देखना था। तो भैया ये तो हो गया गलत आपका। इसके माध्यम से कानून की विशिष्टता का नियम लागू किया गया, यह भी सही। और दीवानी अदालत का एक क्रमिक पदानुक्रम स्थापित किया गया, बिल्कुल, जिसका सबसे निचली अदालत मुंसिफ न्यायालय के नाम से जानी जाती है। अच्छा, कॉर्नवालिस कोड आया कब था? तो 1793 में आया था, इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो 1, 3, 4 आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, मौर्य काल के दौरान बनी गुफाओं की प्रमुख विशेषता अत्यधिक पॉलिशदार भीतरी दीवारों व
मतलब भीतरी दीवारों पर अलंकृत द्वार भी थे, यह भी सही है। और शुंग राजवंशों ने स्तूपों के सुंदरता पूर्वक अलंकृत प्रवेश द्वारों के रूप में तोरण का भी निर्माण किया, यानी कि जो गेट थे उसे तोरण भी कहा जाता था। तो दोनों ही सही हो जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें। इंग्लैंड की संसद में 1720 ईस्वी में कानून बनाकर इंग्लैंड में भारतीय रेशमी व सूती कपड़ा पहनने वालों पर जुर्माना लगाने का निर्णय किया गया। बिल्कुल, और ये क्यों किया गया? इससे भारतीय व्यापार को हतोत्साहित किया जा सके। इंग्लैंड में भारतीय कपड़ों तथा वस्तुओं की मांग बढ़ने के कारण बड़े पैमाने पर सोना चांदी भारत आ रहा था, क्योंकि भाई व्यापार करोगे तो कुछ ना कुछ पैसा भी आएगा, तो इसी वजह से इस पर प्रतिबंध लगाया गया। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रभाव से आर्य समाजी बन गए थे, तो यहाँ पे ये बात सही है। और 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के साथ अंग्रेजी लोकमत को भारतीय समस्याओं और इच्छाओं से अवगत कराने के लिए इंग्लैंड गए थे, यह भी सही है। इन्होंने CR दास और मोतीलाल नेहरू के स्वराज दल के गठन का विरोध किया था, तो ऐसा नहीं था, बल्कि ये खुद उनके सहयोग में थे और इन्होंने भी इसमें भूमिका अपनी निभाई थी गठन करने के लिए, तो सी गलत हो गया। 1920 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे, यह भी सही है, तो केवल तीसरा गलत होगा। एका आंदोलन की बात करें जो यूपी में आयोजित हुआ था, कब हुआ था भैया? ये 1921 से 22 के बीच में हुआ था। यह आंदोलन हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी और सीतापुर क्षेत्र में था, बिल्कुल सही है। फिर इसके बात करें, इस आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी, पासी और सहरेव थे, यह भी सही है। इस आंदोलन में केवल किसान शामिल थे, जमींदार नहीं, तो ऐसा नहीं था। जो छोटे छोटे जमींदार थे जो वो भी शोषण के विरुद्ध थे, मतलब उनका भी शोषण किया जा रहा था बड़े जमींदारों और महाजनों के द्वारा, इसीलिए वो भी किसान के साथ इस आंदोलन में शामिल हो गए थे, तो तीसरा गलत। और इस आंदोलन का मुख्य कारण है अत्यधिक लगान और गैर कानूनी रूप से खेत छीनना, तो ये 1, 2, 4 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी, जैन ग्रंथों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जरा इसको ध्यान से सुनो। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी, बिल्कुल सही है। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन कृत्यों का विवरण मिलता है, यह भी सही है। आचरांक सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का वर्णन मिलता है, यह भी सही है। भद्रबाहु से अशोक मौर्य के जीवन की प्रारंभिक घटनाओं की सूचना मिलती है, तो यह गलत है। भद्रबाहु चरित्र जो था उसमें चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि अशोक मौर्य के कौन हुए, कमेंट सेक्शन में बताना कि ये दादा होंगे या पिता होंगे या क्या होंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहां पे गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राजपूत वंश के राजाओं ने अपने अभिलेखों में सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग किया? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा जजाक भुक्ति के चंदेल, जिन्होंने खजुराहो का मंदिर भी बनवाया है, जिसमें कंदरिया महादेव मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न को देखें, कश्मीर के लोहार वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हालांकि लोहार वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? संग्राम राज था। कौन था? संग्राम राज। इस वंश का अंतिम शासक जयसिंह था, बिल्कुल सही। जयसिंह के समय उच्छल और सुस्सल नामक 2 भाइयों के नेतृत्व में सामंतों ने विद्रोह कर दिया था, तो ऐसा नहीं है, वो हर्ष के समय में था, क्योंकि हर्ष क्या था? बहुत ही क्रूर शासक था। मैं यहाँ पे हर्षवर्धन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो वर्धन वंश से समय था। यहाँ लोहार वंश में भी एक शासक था हर्ष, जो बहुत ही क्रूर शासक था, जो कि निर्दयी था, और उसी के समय उच्छल और सुस्सल नामक लोगों ने सामंतों ने विद्रोह कर दिया था। तो यहाँ पे दूसरा गलत है, केवल पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेणुकूट स्थित हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र को विद्युत की आपूर्ति रिहंद परियोजना से होती है, बिल्कुल सही। और नरौरा बुलंदशहर परमाणु संयंत्र की प्रथम इकाई व्यावसायिक उत्पादन 1 जनवरी 1992 में नहीं हुई थी दोस्तों, बल्कि 1991 में हुई थी। हालांकि यहाँ पे 2 यूनिट लगी हुई है, पहली यूनिट 1991 में संचालित हुई और दूसरी यूनिट आपकी 1992 में संचालित हुई। तो यहाँ पहली यूनिट के बारे में पूछा रहा है और ये असत्य पूछ रहा है, तो केवल दूसरा ही गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंगापुर द्वीप और मलय द्वीप यानी मलेशिया को कौन अलग करता है? तो जोहोर की जल संधि। कौन ताप व्युत्क्रम में योगदान नहीं देता है? तो हिमाच्छादित की सतह भी देती है, ठीक है, हिमाच्छादित की सतह देती है, शांत वायु देती है और मेघाच्छादित आकाश देते हैं, लेकिन दीर्घ ठंडी रात इसमें नहीं देती योगदान, तो भी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ आयोजित होते हैं? तो आप देखोगे मथुरा में, बरसाने में आपके 86 मेले आयोजित होते हैं एक साल में, हमीरपुर में 79, झांसी में 78 और आगरा में 72। इस तरीके से अलग अलग संख्या है। वसूली या अधिप्राप्ति मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कितना हो सकता है? या तो बराबर होगा या फिर उससे अधिक हो सकता है, किंतु कम नहीं होगा। ये वही मूल्य होता है जिस पे सरकार किसी स्टॉक को खरीदती है। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जिला और इसके अंतर्गत एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट की बात करें, ललितपुर में जरी सिल्क साड़ी है,
अयोध्या में आपके गुड़ है, हाथरस में दोस्तों हथकरघा नहीं है, हाथरस में हींग है, ठीक है, और हमीरपुर में जूते हैं। सी गलत हो गया। M1 में किसे सम्मिलित नहीं किया था? देखिए M1 में जो है कि चलन में जो करेंसी होती है उसे सम्मिलित नहीं किया था, बल्कि जनता के पास जो करेंसी है यानी हम और आपके पास जो पैसे हैं, बैंकों के पास जो हमारी मांग जमा राशि हैं जो हमने अकाउंट में पैसे डाल रखे, और रिजर्व बैंक के पास जो अन्य जमा राशियां जिसको CRR के रूप में कहते हैं, इन सभी को M1 के अंतर्गत रखते हैं, लेकिन चलन में जितनी भी करेंसी है इसको शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बेला सागर नामक कृत्रिम झील कहाँ स्थित है? महोबा में स्थित है, और इसका निर्माण चंदेलों ने करवाया था। निम्नलिखित पद्धतियों के अनुसार या विचार कीजिए, आयुर्वेद, योग, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, इन सभी पद्धतियों को इसमें शामिल किया गया है चिकित्सीय पद्धतियों में, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धोबिया राग नृत्य के संबंध में अगर हम इसकी बात करें तो यह बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य नहीं है, बल्कि ये पूर्वी यूपी का है। कहाँ पे? पूर्वांचल में होता है। साथ ही साथ ये नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, जैसे जन्म, विवाह, दशहरा आदि के अवसरों पे, और यह पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में प्रचलित है। तो बी सी डी सही है, ए वाला गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, विजयनगर साम्राज्य में हाथियों का आयात श्रीलंका और बेगू से किया जाता था, तो ये बात तो सही है। क्या भारत में उच्च कोटि के हाथी नहीं मिलते थे? ऐसी बात नहीं है कि उच्च कोटि के हाथी नहीं मिलते थे, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आर गलत हो जाएगा, ए सही होगा, सी सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन। अगला प्रश्न है, जहांगीर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जहांगीर ने पुर्तगीज फादर जेवियर से ईसाई धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी, सही है। वह दीपावली के अवसर पर जुआ खेलता था, यह भी सही है। इसके समय कांधार पर मुगलों का अधिकार बना था, तो बिल्कुल नहीं। जहांगीर के समय में जो कांधार था वो मुगलों के हाथ से निकल चुका था, और मेवाड़ के शासक अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से एक संधि कर ली और उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया, तो यहाँ पे सी वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, विपणन सत्र 2024-25 के बारे में जो एमएसपी तय की गई है, यहाँ पे जून 2024 में जो लिस्ट आई है एमएसपी की, उसके बारे में बात करेंगे हम। क्या कहा जा रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष की सर्वाधिक 983 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि नाइजर सीड के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई है, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और धान के समर्थन मूल्य में 117 रुपए की वृद्धि की गई सामान्य वाले की। फिर नए समर्थन मूल्य में लागत पर सर्वाधिक प्रतिशत प्रतिफल बाजरा पर किसानों से प्राप्त होगा, जो इसकी लागत पर 77% का प्रतिफल किसानों को उपलब्ध कराएगी। जबकि चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? कि नए समर्थन मूल्य इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं ताकि किसानों को उनकी उपज की अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत का न्यूनतम 2 गुना नहीं बल्कि 1.5 गुना मूल्य मिल सकता है। कितना? 1.5 गुना मूल्य, या फिर इसी को हम 50% भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के संबंध में वित्तीय वर्ष 2023-24 की शुद्ध और सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेशी रिपोर्ट के बारे में कहा जा रहा है। पूर्व वर्ष 2022-23 की अपेक्षा 2023-24 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बढ़ोतरी हुई है क्या? नहीं दोस्तों, अगर आप देखोगे तो इसमें कमी देखने को मिलती है, क्योंकि 2022-23 में आया था लगभग 46 अरब डॉलर और 2023-24 में आ रहा है केवल 44 अरब डॉलर, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में प्रत्यक्षतः विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई जो आई है वो सिंगापुर से सबसे अधिक, फिर मॉरिशस, फिर अमेरिका, ये क्रोनोलॉजी के साथ है, तो केवल दूसरा ही सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जून 2024 को एक नए ग्रीनफील्ड बंदरगाह के निर्माण में मंजूरी दी है, और क्या है इसके बारे में? इसकी स्थापना महाराष्ट्र के बधावन में की जाएगी, बिल्कुल सही। और पूर्ण निर्माण होने पर यह बंदरगाह विश्व के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और इसके निर्माण से लगभग 12 लाख व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे, तो यह भी सही है। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है जब भी हम नए सिरे से जो है कि निवेश करते हैं, नए सिरे से निवेश करते हैं। अगला प्रश्न है आपका 101, वायुमंडल में विभिन्न गैसों का एक निश्चित अनुपात पाया था, कौन सा सही नहीं? जैसे आर्गन की बात करें तो 0.93% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, लेकिन हीलियम दोस्तों 0.005% नहीं बल्कि 0.0005%, 000 होना चाहिए था। नियॉन है 0.002%। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो ये लगभग 78.08% है। अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो ये आपके 20.95% हो जाएगा, तो यहाँ पे हीलियम गलत हो गया। अगला प्रश्न है आपका, समताप मंडल का निचला भाग अर्थात 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान लगभग स्थिर रहता है, परंतु ऊपरी भाग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान क्रमशः बढ़ता रहता है, बिल्कुल सही। और यहाँ पे देखो कि 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन परत की सघनता अधिक होती है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, और जिसकी वजह से धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होने लगती है, तो ये भी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है विद्युत रक्षक क्या होता है। हाल ही में चर्चा में जो रहा विद्युत रक्षक क्या है, स्वदेशी रूप से विकसित एक एकीकृत जनरेटर निगरानी सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली है। अगला प्रश्न है सवाना प्रदेश के बारे में। सवाना प्रदेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। उष्ण कटिबंधीय सवाना प्राकृतिक प्रदेश दोनों ही गोलार्धों 5 से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर पाया जाता है। तो यहां पर भैया पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि पश्चिमी तट पर नहीं पाया जाता है। ये किसी भी महाद्वीप के बीच वाले स्थल पे होता है। जैसे ये हो गया आपका पश्चिमी तट, ये हो गया आपका पूर्वी तट, तो बीच में सवाना जलवायु पाई जाती है। ठीक है, ये बात तो सही है कि 0 से 20 डिग्री के बीच पाई जाती है, बल्कि 30 भी मान लो, लेकिन मतलब 5 से 30, लेकिन ये पश्चिमी तट नहीं होता, मध्य भारत में होता, मतलब मध्य होता है महाद्वीप के। अब ये क्लाइमेटिक जोन वाले जो मैंने चैप्टर पढ़ाए हैं तपस्या नोट्स में, वहां से ये प्रश्न है बिल्कुल सीधे सीधे। और इस प्राकृतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के सूडान में होने के कारण ही इसे हम सूडान तुल्य प्रदेश कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। इन प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु में साधारण वर्षा होती है तथा शेष भाग सूखा रहता है, यह भी सही है। और इस प्रदेश की घासों को पार्कलैंड या बुश बेल्ट भी कहते हैं, यह भी सही है। तो गलत क्या हो गया, पहला वाला, क्योंकि पश्चिमी तट पर नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका कौन सा कथन सही है। राइन नदी स्विट्जरलैंड और जर्मनी की सीमा पर कॉन्स्टेंस झील से निकलती है। कॉन्स्टेंस झील से निकलती है क्या, तो सही है। और हैम्बर्ग एक नदी पत्तन है जो एल्ब नदी के मुहाने पर है, यह भी सही है। इटली की पो नदी आल्प्स पर्वत से निकलती, बिल्कुल, क्योंकि इटली को मतलब कि पो नदी को इटली की गंगा भी कहते हैं। ये तीनों तो सही है, लेकिन डेन्यूब नदी जर्मनी की बल्दाई पहाड़ी से नहीं निकलती है, बल्कि ये निकलती है जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से और काला सागर में जाके गिरती है, काला सागर में। जबकि बल्दाई पहाड़ी से जो निकलने वाली नदी है वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वो कौन सी है, वोल्गा नदी, क्योंकि बल्दाई पहाड़ी आपको यूराल पर्वत में देखने को मिलती है। तो इसीलिए केवल पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है। तो 11.79% लोग नगरीय जनसंख्या में निवास करते हैं। नेक्स्ट है आपके जल प्रदूषक और निष्कासन विधि। देखिए अमोनिया का जो निष्कासन होता है वो आयन विधि से होता है। फिनोलिक का जो निष्कासन होता है बहुलक अवशोषक के रूप में, लेकिन पारा का प्रतिलोम से नहीं, बल्कि इसका भी आयन विधि से ही निष्कासन किया जाता है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित माना जाता है, बिल्कुल सही। और अंडा चांदी से अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जो हमारे लिए एक प्रदूषक का काम करता है, इसीलिए चांदी के चम्मच से अंडे नहीं खाना चाहिए। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब दोनों व्याख्या कर रहे हैं। जनघनत्व की दृष्टि से देश के राज्यों में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान आता है, तो बिल्कुल सही बात होगी। और कितना है जनघनत्व, 829। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, गाजियाबाद, यह भी सही है। न्यूनतम जनघनत्व चित्रकूट में नहीं है दोस्तों, बल्कि कितना है, ललितपुर में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001 से 11 के दौरान जनघनत्व में वृद्धि कितनी हुई है, 139 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। तो 1, 2, 4 सही है, तीसरा गलत, क्योंकि न्यूनतम जनघनत्व आपके ललितपुर में स्थित है, न कि चित्रकूट में। अगला प्रश्न है आपका व्हेल, चमगादड़, चीता और मनुष्य के अग्रपाद जो उदाहरण होते हैं वो समजात अंगों के उदाहरण माने जाते हैं। फिर आता है आपका 11वां प्रश्न 111 पे, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण चक्रीय होता है, हम कह सकते हैं क्या, नहीं। मैंने बताया एनवायरमेंट में अभी कल ही पढ़ाया था, मतलब परसों क्लास में, कि एक दिशीय होता है। किधर से होता है, एक दिशीय। और ये नियम 10% के नाम से जाना था, लिंडमैन ने जो दिया था। तो केवल दूसरा सही हो जाएगा, और गलत पूछ रहा है तो इसलिए केवल पहला गलत है। अगला प्रश्न है समुद्र की तली पर मौजूद जीवों को क्या कहते हैं, बेंथोस कहते हैं, जिसमें आपका केकड़ा, तारा मछली, घोंगे ये सब आते हैं। फिर आप देखोगे पदार्थ उनका पीएच मान, जैसे समुद्री तल का पीएच मान 8.4 हो गया, दूध का पीएच मान 6.4 हो गया, और सिरके का पीएच मान 2.4 हो गया, और शराब का पीएच मान 2.8 हो गया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बायोगैस के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है। तो बायोगैस के उत्पादन में आर्की बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किसका द्रव्यमान तथा आवेश चार्ज शून्य होता है। तो ये हो जाएगा आपका न्यूट्रिनो और फोटोन दोनों का होता है, तो यानी ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। न्यूट्रिनो की जो खोज की थी वो पाउली महोदय ने की थी, और फोटोन की जो खोज की थी वो आइंस्टीन महोदय ने की थी। जाइलम का बहुत कम विकास होता है किन पौधों में, जो निमग्न जलोद्भिद होते हैं, यानी कि जो जाइलम होता है वो जल में डूबे हुए पौधों पे जाइलम का विकास बहुत ही कम हो पाता है। अगला प्रश्न है आपका 117 जलप्रपात है और अवस्थिति। जैसे मधार जलप्रपात आपके चंबल नदी पर स्थित है, चित्रकूट जलप्रपात आपके इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में स्थित है, और इसी को भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। जो नियाग्रा जलप्रपात आपको कहाँ मिलेगा, साउथ अमेरिका में मिलेगा। किस नदी पर है और किस देश के अंतर्गत आता है ये कॉमेंट सेक्शन में आपको बताना है। बरेही जलप्रपात की बात करेंगे तो टोंस नदी पर स्थित है, और
नहीं, बरेही दोस्तों टोन्स पे नहीं है, बरेही आपको देखने को मिलेगा बुधावलंगा नदी पर, और झारखंड जलप्रपात ये आपके टोन्स नदी पर स्थित है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी हिंडाल्को की जो स्थापना हुई है वो 1958 में की गई थी, रेणुकूट सोनभद्र। भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को की स्थापना 1965 सही है, और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को की स्थापना 1983 नहीं बल्कि 1981 में की गई है। तो 1 और 3 आपका गलत है क्योंकि यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका 119, काली मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, यह मिट्टी पूरे भारत के लगभग 16.6% भूक्षेत्र पर पाई जाती है, बिल्कुल सही। इसका सर्वाधिक विकास महाराष्ट्र में हुआ है, यह भी सही है। और इसमें नाइट्रोजन तथा फास्फोरस पदार्थ की अधिकता नहीं मेरे दोस्त, अधिकता नहीं हुई है बल्कि कमी पाई जाती सामान्यतः, और इसे मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। तो केवल सी वाला गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्वी तट पर स्थित निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें। अब इसमें देखो क्या बात आएगी, अगर आप देखोगे इस तरीके से, तो सबसे पहले आपको मिलेगा अल्लूर, फिर मिलेगा चेन्नई, फिर मिलेगा मामल्लपुरम, फिर मिलेगा पुदुचेरी, फिर मिलेगा कराईकल, फिर मिलेगा नागपट्टनम। तो ये आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ हो गया, यानी कि 4, 8, 2, 3। और ये मैंने इससे पहले वाले टेस्ट में भी कराया था, आपको याद होगा। तो उत्तर प्रदेश के विशेष आर्थिक जोन के संदर्भ में रत्न और आभूषण के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए नोएडा में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया है। तो यहां पर यह भी बात सही है। और इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मुरादाबाद में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है, यह भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे कुछ सुमेलित करना है, जैसे केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसको हम सीबीसी कहते हैं, जो संथानम आयोग की रिपोर्ट पे एस्टैब्लिश हुआ 1964 में, सीबीआई भी उसी के समय एस्टैब्लिश हुआ 1963 में, ईडी की बात करें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तो ये 1956 में एस्टैब्लिश हुआ, और भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1965 में एस्टैब्लिश हुआ। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये 1988 में एस्टैब्लिश हुआ है भ्रष्टाचार निरोधक कानून। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे नृत्य दिए हुए हैं और क्षेत्र दिए हुए हैं। जैसे ख्याल नृत्य की बात करेंगे तो ये बुंदेलखंड से संबंधित हो जाएगा, घड़ा नृत्य की बात करेंगे तो ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित होगा, और जोगनी नृत्य की बात करेंगे तो अवध से, और नकटोरा की बात करेंगे तो पूर्वांचल से, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सौर ऊर्जा तथा उत्पादकता के क्षेत्रीय प्रारूप में घनिष्ठ संबंध होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सौर ऊर्जा तथा उत्पादकता के क्षेत्र में घनिष्ठ संबंध है। बिल्कुल, जितनी अधिक सौर ऊर्जा होगी उतना ही तो उत्पादकता बढ़ेगी। अगर पेड़ पौधों को सौर ऊर्जा नहीं मिलेगी तो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी। तो यानी ये तो बहुत अच्छी बात है। और पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता मुख्यतः सौर ऊर्जा द्वारा ही नियंत्रित होती है, ये भी बात सही है, क्योंकि इकोसिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी वो प्लांट से निर्धारित होती है और प्लांट सौर ऊर्जा से निर्धारित होते हैं। तो दोनों बातें सही हो गई। अगला प्रश्न है आपके, उत्तर प्रदेश में सहभागी वन प्रबंधन योजना चलाई जा रही है, किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से, और इसको 2010 में स्टार्ट किया गया था। अब आते हैं हम अगले मार्च 2024 के करंट अफेयर्स पे। यहां देखेंगे किस राज्य में देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र प्रारंभ किया गया है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, और इसकी उद्घोषणा जो है कि प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग यानी कि जो चीड़ का तेल होता है, ऑयल का जो पाम ऑयल होता है, इसको प्रोसेस करने के लिए संयंत्र लगाया गया है, और कहां? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है आपके, मार्च 2024 में विश्व प्रसन्नता दिवस के संबंध। तो देखते हैं, इस अवसर पर जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन है? फिनलैंड है, बिल्कुल सही। और भारत विश्व के खुशहाल देशों में 126 देशों पे पहुंचा, 126 नंबर पे, यह भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। मार्च 2024 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल से जुड़े तीसरे मिशन को भी सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया, और इसका नाम क्या है? पुष्पक विमान। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में किस देश ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया? तो ये आपके हैती हो जाएगा, जो हैती में संघर्ष हो रहे थे वहां से बचाने के लिए चलाया गया। हैती कहां पाया जाएगा? आपको देखने को मिलेगा कैरिबियन सी में, जमैका, हैती, प्यूर्टोरिको। ये जो मैंने कराई थी आपको लोकेशन, इसी चीजों के लिए मैंने लोकेशन कराई थी ताकि आपको याद रहे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 130 नंबर पे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक जो 2023-24 जारी किया गया है, यहां पे भारत की रैंकिंग 134वीं हो गई है। अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देश नेपाल द्वारा पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस शहर को पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा पोखरा। क्या नाम है इसका? पोखरा। अगला प्रश्न है आपका,
लेमिते की बात हो रही है कि भारत और किस देश के बीच में लेमिते नाम से संयुक्त सैनिक अभ्यास किया गया, सेशल्स के साथ। मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक को जलवायु संकट और प्रकृति के साथ मानवीय संबंधों पर अपना योगदान देने के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 दिया गया? तो अमिताभ घोष जी को दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो ये झारखंड होगा और इस दौरान 2 लाख रुपए तक प्रोत्साहन धनराशि भी दी जाएगी। यानी जो औरतें विधवा हो जाती हैं उनके लिए जो है कि ये धनराशि दी गई है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, मार्च 2024 में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु प्रारंभ किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा ताकि पशु की तस्करी रोकी जा सके। कौन सा एक सही सुमेलित है दिवस और तिथि? देखिए, विश्व वानिकी दिवस की बात करेंगे तो ये 3 मार्च नहीं होता, विश्व वन्यजीव दिवस, सॉरी हाँ सही तो है, विश्व वन्यजीव दिवस आपका 3 मार्च, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। तो यहाँ पे डी हो जाएगा, सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में नागरिकों को वित्तीय धोखाधड़ी से बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो जिसका नाम होता है चक्षु नाम से। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? देखो, अभी तक आपने याद किया होगा पिनाकी चंद्र घोष जो कि पहले लोकपाल थे, लेकिन अब सेकंड नंबर के लोकपाल आ चुके हैं जिनका नाम है AM खानविलकर। ये जो है कि पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं भारत के। अगला प्रश्न है आपके, मुंबई भारत में आयोजित मिस वर्ल्ड 2024 प्रतियोगिता में किस देश की क्रिस्टिना पिस्कोवा ने यह खिताब जीता था? तो ये आपके चेक गणराज्य की थी। मार्च 2024 में किस यात्री विमानन कंपनी के द्वारा समा 2.0 विश्व की पहली AI एयर होस्टेस को प्रस्तुत किया गया? तो कतर एयरवेज ने प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है आपका, किस भारतीय उद्योगपति को मार्च 2024 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स के द्वारा नाइट की उपाधि दी गई है? तो ये हो जाएगा आपका सुनील भारती मित्तल के द्वारा दी गई। सुनील भारती मित्तल को मार्च 2024 में किस देश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो से सम्मानित किया गया है? तो ये भूटान से सम्मानित है और कल ही मैंने अंतर्राष्ट्रीय वाले में ये करंट अफेयर्स पढ़ाई भी थी आपको। हाल ही में केंद्रीय कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किन 2 शहरों में ड्रोन दीदी योजना की पायलट परियोजना के संचालन हेतु महिंद्रा और महिंद्रा लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नोएडा और हैदराबाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में भारतीय पैरालंपिक समिति के कौन से नए अध्यक्ष चुने गए? तो देवेंद्र झंझरिया को चुना गया है और इन्होंने 2 बार गोल्ड मेडल भी जीता है पैरालंपिक की श्रेणी में। मार्च 2024 में ओपन AI के द्वारा किसके साथ मिलकर AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट विकसित करने की घोषणा की गई है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर। मार्च 2024 में किस राज्य ने मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया है? तो किस राज्य के थे ये? असम के थे। पांडुलिपि पेंटिंग और मांजुली मुखौटा। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार तेंदुओं की जो सर्वाधिक संख्या है वो किसके अंतर्गत है? मध्य प्रदेश में है। सेकंड नंबर पे आपके महाराष्ट्र आता है, थर्ड नंबर पे आपका कर्नाटक आता है। मैंने ये भी आपको तेंदुओं की रिपोर्ट नेशनल करंट अफेयर्स में पढ़ाया था। मार्च 2024 में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने डेंगू बुखार के प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो पेरू ने कर दी है। और मार्च 2024 के भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए इस अभियान को शुरू किया? तो शिक्षा मंत्रालय ने किया। और अब हम अपने आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना दोस्तों, और साथ ही साथ इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहीं पर इसकी PDF मिल जाएगी, नीचे उसका लिंक दिया गया है। यहाँ देखोगे अगर आप तो दे रहा है कि मार्च 2024 में अलेक्जेंडर स्टब ने किस देश के नए राष्ट्रपति जो है कि नियुक्त किए हैं? तो क्या कह रहा है इसका? तो इसका उत्तर हो जाएगा फिनलैंड। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ जरूर इसे शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।